यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 31। सैंड बेंड आइलैंड। समुद्र में गहराई में बसा एक आज़ाद आइलैंड जिसका एरिया बहुत बड़ा है। ये कई तरह के डेविल बीस्ट से ढका हुआ है और हर तरह की कीमती दवा वाली जड़ी बूटियों से भरा है, जो इसे धरती पर एडवेंचर करने वालों के लिए पसंदीदा जगह बनाता है। हालांकि इस बार 99 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर सैंड बेंड आइलैंड के चारों ओर घेरा बना दिया, जिससे किसी को भी आइलैंड में आने से रोक दिया गया। इसके अलावा आइलैंड पर कुछ ताकतवर डेविल बीस्ट का पहले ही शिकार किया जा चुका है, जिससे यह इस 100 स्कूल हेजेमनी के लिए कंपटीशन का मैदान बन गया है। साथ ही आइलैंड के चारों ओर बड़े मेडिकल शिप हैं, जो घायल स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस समय वांग हाओ और बाकी दो को बीच पर उतारा गया। प्लेन पहले ही निकल चुका था। कंपटीशन के नियमों के मुताबिक उन्हें आइलैंड पर 3 दिन रहना था और इन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अपोनेंट्स को खत्म करके उनके हाथों से स्कोर कार्ड लेने थे। वे लोग कहाँ हैं? वांग हाओ ने आसपास देखा, लेकिन उसे दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कोई निशान नहीं दिखा। यू शुवान ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और सैंड बेंड आइलैंड का एक मैप दिखाई दिया। नियमों के हिसाब से हमें 3 दिन के अंदर आइलैंड के सेंटर में आइलैंड हॉट लेक तक पहुंचना है। अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए तो सबसे ज़्यादा स्कोर भी बेकार हो जाएगा। तो आइलैंड हॉट लेक एक बड़े फ्री फॉर ऑल का फ्लैश पॉइंट होगा? जिया वेई ने पूछा। यू शुवान ने सिर हिलाया, मैप हटा दिया और निकलने से पहले अपना सामान फिर से चेक किया। गड़गड़ाहट। अचानक दूर से एक दहाड़ने की आवाज़ आई और दूर से आग की एक चमक दिखाई दी। धत तेरे की, यह कोई कंपटीशन नहीं है, ये साफ तौर पर इस बात की लड़ाई है कि किसके पापा ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है? वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि जब तक तुम्हारे पापा अमीर हैं तुम चैंपियनशिप जीत सकते हो। कितना देहाती। जिया वेई ने वांग हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा। इस तरह के हैंड ग्रेनेड की पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 1 डैमेज तक होती है। इससे कोई नहीं मरेगा। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी सिर्फ इसलिए एक अच्छा हथियार इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसके पास एक है? युजुवान हंसे बिना नहीं रह सकी। ज़्यादा डैमेज वाले हथियारों को कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा हथियार तो लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, क्या उन्हें सजावट के तौर पर रखा जाना चाहिए? वांग हाओ ने कंधे उचकाए और बात करना बंद कर दिया। वह ये भी समझ गया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इन हथियारों का इस्तेमाल एक ज़रूरी ट्रेंड बन गया था। पुराने लोगों की तरह वे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, फिर कांसे के औजारों में बदल गए और फिर लोहे के औजारों में। ये सभी सभ्यता की तरक्की की निशानी हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरे लोग उनका इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, जो थोड़ा परेशान करने वाला था। चलो जल्दी चलते हैं, वे पहले ही लड़ाई में लगे हुए हैं, हमें भी कुछ शिकार ढूंढना है। जिया वेई कोशिश करने के लिए बेताब थी, उसकी ग्रेट स्वॉर्ड पहले से ही एक क्षण के लिए प्यासी थी। हुश हुश। तभी एक हल्की सी आवाज़ ने वांग हाओ के सारे रोंगटे खड़े कर दिए। ये किसी चीज़ के तेज़ रफ्तार से हवा में चीरते हुए चलने की आवाज़ थी। वांग हाओ हवा के झोंके की तरह हल्के से आगे बढ़ा, उछला और यू जुवान को ज़मीन पर गिरा दिया। अपनी आंख के कोने से उसने जंगल में एक काली चमक देखी, जो सीटी बजाते हुए उसके कान के पास से गुजरी। ध्यान से देखने पर वह एक तीर था और उस पर एक लाल बिंदु चमक रहा था, जो एक एक्सप्लोसिव डिवाइस था। एक बम है, वांग हाओ चिल्लाया, यू जुवान को उठाया और तुरंत बिजली की तरह बाहर निकल गया। जिया वेई ने जल्दी से अपनी पीठ पर रखी ग्रेट स्वॉर्ड निकाली और उसे अपने सामने रखा और ध्यान से अपने आसपास देख रही थी। धमाका। आग की एक चमक दिखाई दी और जमीन में फंसा तीर अचानक फट गया। यू जुवान की आंखें बहुत ठंडी थीं। अगर वांग हाओ ने अचानक उसे नहीं पकड़ा होता तो वह तीर उसे तुरंत गंभीर रूप से घायल कर देता। किस कमीने ने इस दादी पर चुपके से हमला करने की हिम्मत की? इस दादी के लिए जल्दी से यहाँ से निकलो। जिया वेई ने एक इंसान से भी ऊंची ग्रेट स्वॉर्ड पकड़ी और ध्यान से आगे के जंगल को देखा। कितनी अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी टीम का सबसे अनजान इंसान एक रेयर सनसेट होगा। ग्रेट स्वॉर्ड लिए 2 टीनेजर जंगल से बाहर निकले। वांग हाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसे लगा कि जब तुम बदकिस्मत होते हो तो पादना भी तुम्हारी एड़ी पर लगता है। वह इन 2 लोगों को जानता था। वे उन 4 सबसे मुश्किल दुश्मनों में से 2 थे जिनसे गाओ जियोंग ने कल खास तौर पर मिलवाया था, 8वें हाई स्कूल के भाई डिंग हाओजी और डिंग हाओक्सुआन। उनकी साधना पहले ही मार्शल मास्टर लेवल 1 तक पहुंच चुकी थी और कल गाओ जियोंग के घर पर मिले अच्छे खाने के साथ वे शायद मार्शल मास्टर लेवल 2 से ज़्यादा दूर नहीं थे। वे निश्चित रूप से जिया वेई और यू जुवान से ज़्यादा मजबूत थे। और जंगल में एक आदमी था जिसे छिपे हुए तीर चलाना पसंद था। सच में मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। बड़े भाई डिंग हाओजी ने वांग हाओ को दिलचस्पी से देखा। दोस्त, हमारी टीम में शामिल हो जाओ, मैं गारंटी देता हूं कि तुम कामयाबी से आगे बढ़ोगे, कैसा रहेगा? वांग हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिया वेई ने वांग हाओ को घूरा, फिर उसे अपने पीछे छिपा लिया।
युजुवान ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और वान हाओ के सामने खड़ी होकर उसे बचाती रही। अगर उसे शुरू में लगता था कि वान हाओ बोझ है, तो अब उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मार्शल आर्टिस्ट में सेंसेट्स बहुत कम होते हैं। वे बहुत मजबूत मेंटल ताकत के साथ पैदा होते हैं और आने वाले खतरे को भांप सकते हैं, जिससे वे मुश्किलों से एक कदम आगे रहकर निपट सकते हैं। वे इस तरह की टीम कॉम्बैट में बहुत कम और बेहतरीन टीममेट होते हैं। खासकर इस बड़े फ्री फॉर ऑल में वान हाओ के साथ वे कई खतरों से बच सकते थे, खासकर छिपकर किए जाने वाले हमलों से। क्या तुम समझ सकते हो कि वह आदमी कहाँ छिपा है जिसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती? युजुवान ने धीमी आवाज में पूछा। वान हाओ ने जंगल की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ाईं और थोड़ा सिर हिलाया। मैं जाकर उसका ध्यान रखूंगा, तुम दोनों उसे रोको। युजुवान ने सिर हिलाया, अपनी रिवॉल्वर निकाली और छोटे भाई डिंग हाओ जुवान पर गोली चला दी। जिया वेई वेई उछलकर बड़े भाई डिंग हाओ जी की तरफ बढ़ी, उसकी बड़ी तलवार जोर से नीचे गिरी। वान हाओ ने उसकी छाती थपथपाई और तुरंत चुपके से अपनी जगह से गायब हो गया। अभी भी रोकना चाहता हूँ। डिंग हाओ जुवान ने ठंडी सांस ली, अपनी बड़ी तलवार से गोली को रोका और डिंग की आवाज के साथ गोली को रोक दिया। डिंग हाओ जी ने कुछ अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। सनसेट को देखना बहुत कम होता था, लेकिन दूसरी पार्टी ने मरने की कोशिश करने पर जोर दिया, जो सच में बहुत बुरा था। लेकिन उसके हाथों की हरकत में जरा भी झिझक नहीं हुई और उसने जिया वेई वेई से मिलने के लिए अपनी बड़ी तलवार उठाई। इस समय वान हाओ ने पूरी तरह से लाइटनिंग स्टेप्स दिखाए, आफ्टर इमेज की झलकियां दिखाई दी और उसका शरीर तेजी से जंगल की ओर बढ़ा। अपनी तेजी के बावजूद वान हाओ को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे निशाना बनाया हो। धत्तेरे की, यह आदमी भी एक मार्शल मास्टर है, वरना स्टील थक लोग बेकार नहीं होता। वान हाओ शिकायत किए बिना नहीं रह सका। यह आदमी जरूर कल लिन टिंगबाई और गाओ डेमेई की शादी में गया होगा और फिर कुछ अच्छा खाया होगा और निकल गया होगा, वरना इतने सारे मार्शल मास्टर नहीं होते। मुझे इन अमीर लोगों से नफरत है। हुश हुश। अचानक तीर की रोशनी की 3 धारियां लगभग तुरंत आईं, जो सीधे वान हाओ के जरूरी हिस्सों पर निशाना साध रही थीं। वान हाओ की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। वह उड़ते हुए 3 तीरों को ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ में पहले से ही एक लेवल 1 खंजर था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जैसे ही वान हाओ ने तेजी से अपने हाथ में खंजर घुमाया, चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे नुकीले तीर जमीन पर गिर गए। भयानक ताकत बाढ़ की तरह बही, जिससे उसका हाथ सुन्न हो गया। खंजर पर दरारें भी आ गईं, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल टूट सकता है। वान हाओ ने अपने हाथ में खंजर को देखा, उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। मुझे सच में इन अमीर लोगों से नफरत है। अचानक धुंधले जंगल से एक आदमी बाहर निकला। धत्तेरे की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की। वह खुद ही बाहर आ गया। वान हाओ की गहरी आंखों में एक डरावनी चमक चमकी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी उंगली पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग से बिजली का एक तेज आंख निकला। जो आदमी बाहर भागा, उसका चेहरा एकदम बदल गया। वान हाओ ने असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग पहनी हुई थी। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की एक चमक ने तुरंत उस आदमी को घेर लिया, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। फिर वान हाओ की मुट्ठी उनकी आंखों में आ गई और जोर से उनके चेहरे पर लगी। धत्तेरे की, सिर्फ इसलिए कि मैं 8वें लेवल का मार्शल अप्रेंटिस हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ मिट्टी जैसा बर्ताव कर सकते हो, हैं? तुमने खुद को दिखाने की भी हिम्मत की। वान हाओ की मुट्ठियां तूफान की तरह बरसीं, जिससे उस आदमी को रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं मिला। बूम बैंग। अचानक बीच से एक दहाड़ गूंजी और आसमान में आग की लपटें उठने लगीं। वान हाओ हैरान रह गया। ये दोनों औरतें बहुत ज्यादा खूंखार थीं। कितना समय हो गया था और वे पहले से ही बंदूकों का इस्तेमाल कर रही थीं। लेकिन साथ ही इससे ये भी पता चला कि डिंग हाओ जी भाई बहुत ताकतवर थे। उसने बेहोश हमलावर पर नजर डाली और वान हाओ ने जल्दी से सामने वाले के गले में लटका पॉइंट टैग हटा दिया। उसी समय वान हाओ ने बिना किसी दिखावे के उस आदमी की पीठ से धनुष और तरकश ले लिया, जिसमें लेवल 2 डैमेज वाला खंजर, ग्रेनेड, फ्लैशबैंग और दूसरा गोला बारूद भी था। खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम मुझसे मिले। वान हाओ ने लेवल 2 का खंजर अपने टखने पर बांध लिया। लेवल 1 का खंजर जो लगभग टूट गया था, उसने उसे इस आदमी को फेंक दिया। जब वान हाओ बीच पर लौटा तो दोनों औरतें पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में थीं। लेजुवान का हाथ जोर से कांप रहा था, साफ था कि उसने कई गोलियां चलाई थीं। उसका दुश्मन डिंग हॉक्सुआन भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा था। उसके शरीर में कई खूनी छेद थे और लगातार खून बह रहा था। इस बीच जिया वेई वेई को डिंग हाओ जी ने बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया और उसके हाथ में बड़ी तलवार पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। ये नज़ारा देखकर वान हाओ ने एक गहरी सांस ली, अपने धड़कते दिल को शांत किया, अपना धनुष निकाला, एक तीर चढ़ाया और डिंग हॉक्सुआन पर निशाना साधा। फुसफुसाहट, तेज हवा की आवाज़ गूंजी। डिंग हॉक्सुआन थोड़ा चौंक गया। उसने अपने हाथ में बड़ी तलवार से तीर को आसानी से मोड़ दिया।
ये टूटा हुआ तीर क्या बला है? वांग हाओ ने अपने हाथ में धनुष और तीर को देखा। जब उस आदमी ने धनुष और तीर का इस्तेमाल किया था तब से इसकी ताकत बिल्कुल अलग क्यों थी? वांग हाओ, हर कोई धनुष और तीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह आदमी अभी छिपकर देख रहा था, उसके तीर बिना आवाज के और बिना आकार के हैं। तुम्हें आकर मदद करनी चाहिए, जिया वेईवेई ने उसे याद दिलाया। मुझसे लड़ते समय तुम्हारा ध्यान भटकने की हिम्मत कैसे हुई? डिंग हाओजी ने ठंडी आवाज में कहा और अपने हाथ में पकड़ी बड़ी तलवार को जोर से घुमाया। खटखटा, चिंगारियां उड़ी। जिया वेईवेई के हाथ में दर्द हुआ और उसके हाथ में पकड़ी बड़ी तलवार तुरंत गिर गई। तुम अपना हथियार भी नहीं पकड़ सकते, फिर भी तुम हार नहीं मानोगे। डिंग हाओजी ने अपनी बड़ी तलवार जिया वेईवेई की ओर तान दी। जिया वेईवेई का चेहरा ठंडा था। उसने अपनी कमर से मूठ निकाली और एक हल्के नीले रंग का लेजर निकला, जिससे एक लेजर तलवार बन गई। वांग हाओ ने अपने हाथ में धनुष और तीर को देखा, फिर पास में ही जिया वेईवेई की बड़ी तलवार पर नजर डाली। उसने तुरंत धनुष और तीर फेंक दिया और बड़ी तलवार उठाने के लिए दौड़ा। लेवल 3 एलॉय की बड़ी तलवार बढ़िया चीज है। वांग हाओ ने ब्लेड को झटका, वह बहुत सख्त थी। डिंग हाओजी की नज़र वांग हाओ पर पड़ी। उसने तारीफ की, एक 8वें लेवल के मार्शल अप्रेंटिस ने असल में एक पहले लेवल के मार्शल मास्टर को हरा दिया। तुम सीधे सादे नहीं हो। बेशक मैं सीधा सादा नहीं हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग हाओ बड़ी तलवार लेकर जिया वेईवेई के पास आया। तुम जाओ और ले जुबान को सपोर्ट करो, मैं इस आदमी को संभाल लूंगा। वह 8वें हाई स्कूल से डिंग हाओजी है। क्या तुम पक्का मजाक नहीं कर रहे हो और उसे 1-on-1 चैलेंज करने का प्लान बना रहे हो? जिया वेईवेई ने वांग हाओ को देखकर अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं। उसे सच में शक था कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। वांग हाओ, एक 8वें लेवल का मार्शल अप्रेंटिस, डिंग हाओजी एक पहले लेवल के मार्शल मास्टर को लड़ाई के लिए चैलेंज करने वाला था। भला किसे फर्क पड़ता है कि वह कौन सा जी है? अगर फुयान जी भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वांग हाओ ने उकसाने वाली बड़ी तलवार की तरफ इशारा किया। फुयान जी, वह कौन है? जिया वेईवेई ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ ने अपने हाथ में बड़ी तलवार उठाई। एक पल में वह बिजली की तरह चमका और पीछे एक लाइन छोड़ गया। नहाओ और सेहतमंद रहो। जिया वेईवेई ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, इस फुयान जी और नहाओ और सेहतमंद रहो के बीच क्या रिश्ता है? इंटरेस्टिंग। डिंग हाओजी मुस्कुराया, अपने हाथ में बड़ी तलवार उठाए और वांग हाओ से मिला। क्लैंग बैंग, मेटल के टकराने की साफ आवाज आसमान में गूंजी। बड़ी तलवार से जबरदस्त ताकत निकली और वांग हाओ 2 कदम पीछे भी धकेल दिया गया। क्या? डिंग हाओजी का चेहरा बदल गया। उसने वांग हाओ को हैरानी से देखा। 8वें लेवल के एक मार्शल अप्रेंटिस में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वांग हाओ का हाथ थोड़ा कांपने लगा और उसकी छाती में खून का बहाव महसूस हुआ। स्ट्रेंथ स्टोन, स्पीड स्टोन, स्पिरिट स्टोन और स्टैमिना स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद, चाहे वह उसकी ताकत हो, स्पीड हो, समझ हो या सहनशक्ति हो, वह उसी कल्टीवेशन लेवल के मार्शल अप्रेंटिस को नीची नज़र से देख सकता था। डिंग हाओजी जैसा मार्शल मास्टर भी कुछ हद तक उसका मुकाबला कर सकता था, लेकिन वह साफ तौर पर अपोनेंट को हरा नहीं सकता था, वह सिर्फ उन्हें रोक सकता था। ये देखकर जिया वेईवेई ने अब हिचकिचाहट नहीं दिखाई और ले जुबान की मदद करने के लिए मुड़ा। तुम सच में अनप्रेडिक्टेबल हो। न सिर्फ तुम्हारी समझ पावरफुल है, बल्कि तुम्हारी ताकत और स्पीड भी डरावनी है। डिंग हाओजी की भौहें तन गईं और उसका पूरा ऑरा तुरंत बदल गया। वह सीरियस होने लगा था। इस समय वांग हाओ और दूसरों की लड़ाई का सैटेलाइट से लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। 11th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने देखा कि वांग हाओ और दोनों महिलाओं के अपोनेंट 8वें हाई स्कूल से थे और उनके दिल उनके लिए चिंता से भर गए। आखिरकार डिंग हाओ जुवान और डिंग हाओजी भाई मशहूर सुपर जीनियस थे। शुरू से ही इस लेवल के अपोनेंट का सामना करना सच में खतरनाक था। लेकिन सबसे ज्यादा यकीन न होने वाली बात यह थी कि वांग हाओ, इस आदमी ने असल में अपनी 8वें लेवल की मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेशन से एक फर्स्ट लेवल मार्शल मास्टर लड़कर को हरा दिया। ये सच में सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। आखिरकार उनकी सोच में वांग हाओ कोई ऐसा इंसान था जिसके पास ज्यादा कॉम्बैट पावर नहीं थी, जिसने सिर्फ चीप बनकर और प्रिंसिपल को रिश्वत देकर फर्स्ट जगह पाई थी। लेकिन जब वांग हाओ ने अपनी कॉम्बैट पावर दिखाई तो 11th हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि यह पक्का नकली वांग हाओ है, असली नहीं। वांग हाओ, इस बदमाश में इतनी कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है? एक 8वें लेवल का मार्शल अप्रेंटिस एक फर्स्ट लेवल मार्शल मास्टर को हरा रहा है, ये तो आसमान को चुनौती देने की रफ्तार है। क्या तुमने अभी ध्यान दिया? वांग हाओ खतरे को भांप सकता था और उसने ले जुबान को एक हमले से बचाया। वांग हाओ को एक रेयर परसेवर होना चाहिए। जिस आदमी ने अभी छिपा हुआ तीर चलाया है वह एक लड़कर होना चाहिए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि वांग हाओ, ये बदमाश, असल में एक परसेवर है।
देखो, वांग हाओ उस बड़ी तलवार के साथ क्या कर रहा है। क्या वह डिंग हाओजी के साथ तलवारबाजी करना चाहता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वांग हाओ, ये सुंदर लड़का, इतनी बड़ी तलवार चला भी सकता है? क्या तुम जानते हो कि एक बड़ी तलवार कितनी भारी होती है? हे भगवान, क्या हो रहा है? उसने सच में उसे रोक दिया। वांग हाओ में इतनी ताकत है। वह न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि उसकी स्पीड भी देखो। ये बहुत तेज है और उसने एक बड़ी तलवार भी पकड़ी हुई है। डिंग हाओजी सिर्फ पैसिवली डिफेंड कर सकता है। वह वांग हाओ की स्पीड का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। वह सच में कमाल का है। क्या तुमने ध्यान दिया? वांग हाओ जो फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, वह पीक लेवल फुटवर्क है। उसने डिंग हाओजी के हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। वह आसमान को चुनौती दे रहा है। यह आदमी वांग हाओ सच में आसमान को चुनौती दे रहा है। उसकी समझ, ताकत और स्पीड सब उसके लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अचानक लगा कि वांग हाओ सच में बहुत बेशर्म है। वह साफ तौर पर बहुत ताकतवर है, फिर भी वह ऐसी चीज़ें कर सकता है। बेचारा लिंटिंग बाय झाओ जुनवेन। वांग हाओ बस उनके साथ खेल रहा था। हफ हफ। वांग हाओ ने बड़ी तलवार खींची, जोर जोर से हाँफ रहा था, उसके हाथ सुन्न हो रहे थे और सीने में दर्द हो रहा था। अपनी अंदरूनी दिव्य शक्ति के बावजूद डिंग हाओजी एक मार्शल मास्टर था जो छिपे हुए फोर्स अटैक करने में सक्षम था। कई टक्करों के बाद उसकी अंदरूनी एनर्जी में उथल पुथल मच गई और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। तुम सच में एक फ्रीक हो। डिंग हाओजी ने हैरानी से वांग हाओ को देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। न सिर्फ उसकी ताकत उसके बराबर थी, बल्कि उसकी स्पीड भी ज्यादा थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि विरोधी ने एकदम परफेक्शन वाला फुटवर्क सीख लिया था, जिससे वह आसानी से उसके अटैक से बच सकता था। डिंग हाओजी को सबसे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि विरोधी की साधना असल में उससे कम थी और एक बड़े दायरे से अलग थी। तुम फ्रीक हो, तुम्हारा पूरा परिवार फ्रीक है। वांग हाओ ने डिंग हाओजी को घूरा, साथ ही सिस्टम से पूछना कि क्या कोई ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक है। किसी हथियार का इस्तेमाल करने के लिए पहले उस हथियार की बेसिक बातें सीखनी पड़ती हैं। सिस्टम होस्ट को ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी सीखने का सुझाव देता है। ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी। वांग हाओ चौंक गया। वह क्या है? लेकिन जो भी हो, बस इसे एक्सचेंज कर लो। डिंग डोंग। ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी एक्सचेंज करने के लिए बधाई हो होस्ट, जिसकी कीमत 50,000 पॉइंट्स है, बाकी 114,699 पॉइंट्स हैं। 50,000। वांग हाओ को दिल का दर्द हुआ। उसी समय वांग हाओ के दिमाग में एक आकृति दिखाई दी जो तेजी से एक ग्रेट स्वॉर्ड चला रही थी, और ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक के 5 कैरेक्टर चॉप, क्लीव, हैक, हॉरिजॉन्टल, ब्लॉक का सार उसके दिमाग में छाप रही थी। डिंग डोंग। प्रोफिशिएंट लेवल ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी समझने के लिए बधाई हो होस्ट। वांग हाओ ने एक गहरी सांस ली, अपनी तलवार उठाई और डिंग हाओजी की ओर बढ़ा। ग्रेट स्वॉर्ड उठाई गई और सीधे नीचे लाई गई, एक आसान और साफ वार जिसने पूरी तरह से गहरे को दिखाया। हैक का मतलब क्या? डिंग हाओजी की आंखें वांग हाओ को देखते ही चौड़ी हो गईं। इस तलवार के वार में पक्का प्रोफिशिएंट लेवल का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी जब वांग हाओ ने ग्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया तो वह पूरी तरह से एक बिगिनर था, बस उसे जोर से घुमाना जानता था, उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो उसे अचानक इसका इस्तेमाल करना कैसे आता है, और प्रोफिशिएंट लेवल की हैक टेक्निक का इस्तेमाल करना भी कैसे आता है? इस समय न सिर्फ डिंग हाओजी को यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वांग हाओ ने पहले ही पीक परफेक्शन लेवल ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी को समझ लिया था और बस उन्हें चौंकाना चाहता था? सुम्यू वीडियो में वांग हाओ को देख रहा था, कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। ये बच्चा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर कर रहा था। उसने न सिर्फ पीक परफेक्शन फुटवर्क को समझा था, बल्कि उसने बेसिक गहरी समझ को भी समझा था। ग्रेट स्वॉर्ड का मतलब प्रोफिशिएंट लेवल पर। इसके अलावा उसकी भयानक ताकत, स्पीड और समझ ने उसे बहुत खुश कर दिया था। किसी को पता होना चाहिए कि अगर दूसरों में इनमें से सिर्फ एक भी काबिलियत होती तो वे जीनियस होते और सबका ध्यान खींचते। लेकिन अब ये सब एक ही इंसान में थे। उसने सच में सोचा भी नहीं था कि वांग हाओ की भविष्य की अचीवमेंट्स कितनी बड़ी होंगी। लेकिन सू म्यू को यकीन था, यह एक सुपर जीनियस था जो वांग तियानी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। अब उसे इस बच्चे को बचाना था और उसे जल्द से जल्द बड़ा होने देना था। सीनियर सू, क्या आपने ध्यान दिया कि यह बदमाश वांग हाओ 10 मिनट से ज्यादा समय से लड़ रहा है? प्रिंसिपल जोंगली ने किनारे से याद दिलाया। 10 मिनट से ज्यादा? सू म्यू चौंक गया, अचानक जाग गया। सच में, वांग हाओ और डिंग हाओजी को लड़ते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। ये बिल्कुल भी वह स्टेमिना नहीं था जो एक मार्शल अप्रेंटिस वाले इंसान में होता है। लेवल 8 की साधना हो सकती थी। लगता है ये बदमाश वांग हाओ न सिर्फ स्पीड, ताकत और दिमागी ताकत में मजबूत है, बल्कि उसकी सहनशक्ति भी बहुत ज्यादा है। प्रिंसिपल जोंगली ने इमोशनल होकर आह भरी।
वांग तियानी ने कैसा राक्षस पैदा किया। इस समय ले जुबान और जिया वेईवेई ने मिलकर डिंग हॉक्सुआन को सफलतापूर्वक हरा दिया था। लेकिन जब दोनों लड़कियों ने बहुत ज्यादा गुस्सैल वांग हाओ को देखा तो उन्हें तुरंत बुरा लगा। क्या वांग हाओ मार्शल मास्टर था या वे मार्शल मास्टर्स थे? हाँ, मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, उसे पीछे ओरियोल का पता नहीं है। बीच पर 3 आदमी दिखाई दिए और जोर से हंसी सुनाई दी। ले जुबान और जिया वेईवेई के चेहरे एकदम बदल गए। मुड़कर देखा तो उन्होंने एक ग्रेनेड अपनी ओर उड़ता हुआ देखा। अच्छा नहीं, बिना सोचे समझे दोनों लड़कियां तेजी से कूद गईं। बूम! एक जोरदार आवाज गूंजी, आग की लपटें निकलीं और ले जुबान और जिया वेईवेई जमीन पर गिर पड़े। उनकी छाती एनर्जी से कांप रही थी और उन्होंने जोर से मुंह में ताज़ा खून थूका। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि दोनों लड़कियां जमीन पर गिर गई हैं, उनकी लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। हे भगवान, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। वांग हाओ के सिर में दर्द होने लगा। डिंग हाओजी के ग्रुप से अभी निपटा नहीं गया था और अब एक और ग्रुप आ गया था। क्या ये सच में ठीक था? वांग हाओ, सिर्फ मिलकर ही हम इस खतरनाक सिचुएशन को तोड़ सकते हैं। डिंग हाओजी को भी अब बहुत अफसोस हो रहा था, उसे वांग हाओ के ग्रुप को क्यों उकसाना पड़ा। पहले तो उसने सोचा था कि 2 नाजुक छोटी लड़कियों और एक मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 के बोझ में ज्यादा लड़ने की ताकत नहीं होगी, लेकिन किसे पता था कि वे पिछले वाले से ज्यादा पागल और ताकतवर थे। खासकर वांग हाओ, जिसे वह बोझ समझता था, बहुत ज्यादा गुस्सैल था, एक आम इंसान से बिल्कुल अलग, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी इंसान जैसे राक्षस से भिड़ रहा हो। मुझे नेचुरली मर्दों के साथ टीम बनाना पसंद नहीं है, तो दफा हो जाओ। वांग हाओ ने डिंग हाओजी के चेहरे पर थूका और सीधे अपने मन के सिस्टम को आवाज दी, ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी को पीक परफेक्शन तक अपग्रेड करो। डिंग डोंग, बधाई हो होस्ट, ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी पीक परफेक्शन तक पहुंच गई है, जिसकी कीमत 100,000 विलेन पॉइंट्स है। 1,00,000। वांग हाओ का दिल फिर से दुखने लगा। अब अगर भगवान भी आ जाएं तो भी वह उसे 100 स्कूल हेजेमनी में जबरदस्त हंगामा करने से नहीं रोक सकते थे। उसे खोए हुए पॉइंट्स वापस कमाने होंगे। दहाड़! वांग हाओ ने जोर से दहाड़ मारी, एक अनदेखी हवा उसके पास से गुजरी और फिर वह उछल पड़ा। ग्रेट स्वॉर्ड उसके हाथ में बहते बादलों और पानी की तरह नाच रही थी, आखिर में सीधी नीचे उतरी। बूम! जब ग्रेट स्वॉर्ड जमीन पर गिरी तो डरावनी दरारें फैल गईं। एनर्जी की एक अनदेखी लहर ने तुरंत जमीन को कई बार हिलाया, खासकर समुद्र की सतह पर, जहां लहरें फैल गईं। 3 आदमी जो पीछे ओरियोल बनना चाहते थे, अपने सामने ग्रेट स्वॉर्ड को डरावने अंदाज में देख रहे थे। हे भगवान, पीक परफेक्शन ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी, ये कैसा मॉन्स्टर है? अभी जब वे किनारे छिपकर शो देख रहे थे तो क्या यह अभी भी प्रोफिशिएंट लेवल नहीं था? यह अचानक पीक परफेक्शन क्यों बन गया? उसी समय डिंग हाओजी और धरती पर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लाखों लोग भी डरे हुए थे। अब उन्हें कौन बता सकता था कि उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मार्शल स्किल को अच्छी तरह समझना सच में इतनी तेजी से हो सकता है? तुमने अभी क्या कहा? वांग हाओ ने अपनी बड़ी तलवार उन तीनों आदमियों की तरफ तान दी, उसका चेहरा ठंड से भी ज्यादा ठंडा था। एक पतला आदमी हकलाया, बाबा बड़े भाई, ये सब एक गलतफहमी है। हमने कुछ नहीं कहा, हम यहाँ खास तौर पर बड़े भाई को एम्यूनेशन देने आए हैं। बाकी 2 आदमियों ने बार बार सिर हिलाया, जल्दी से अपने ऊपर से सारा अलग अलग सामान और एम्यूनेशन निकालकर वांग हाओ के सामने रख दिया। इंटीग्रल बैज, वांग हाओ ने नाक सिकुड़ी। तीनों आदमियों ने रोते हुए अपने गले से इंटीग्रल बैज उतारे और वांग हाओ को दे दिए। मेरे टीम के साथी तुम्हारी वजह से घायल हो गए, तुम क्या कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए? वांग हाओ ने अपनी बड़ी तलवार जमीन पर पटक दी, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तीनों डर के मारे मर गए, हिचकिचाने की हिम्मत नहीं हुई और जल्दी से अपने बैंक कार्ड में सारे पैसे वांग हाओ को ट्रांसफर कर दिए, कुल मिलाकर 1,200,000। वांग हाओ ने तीनों को अच्छी तरह लूटने के बाद उन्हें जाने दिया। लेकिन जब वांग हाओ मुड़ा तो उसने देखा कि डिंग हाओजी अपने छोटे भाई डिंग हाओक्सुआन को साथ लेकर पहले ही भाग चुका था। लेकिन डिंग हाओक्सुआन की ग्रेट स्वॉर्ड पीछे रह गई थी। शायद वह बहुत भारी थी, इसलिए भागने के लिए उसने उसे नहीं लिया। बुरा नहीं है, जिया वेईवेई की ग्रेट स्वॉर्ड की तरह ही यह एक लेवल 3 एलॉय वेपन है। वांग हाओ ने ग्रेट स्वॉर्ड उठाए, उसे घुमाया और उसे पकड़ने में बहुत आरामदायक लगा। इसका डिज़ाइन भी बहुत मर्दाना था, जिया वेईवेई की तलवार की तुलना में आंखों को ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो ज़्यादा फेमिनिन थी। जब वांग हाओ जिया वेईवेई और ले जुबान के सामने आया तो उसने देखा कि दोनों लड़कियां उसे खाली नज़रों से घूर रही हैं। इससे वांग हाओ ने अपना चेहरा छुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वह अभी बहुत हैंडसम लग रहा था, इसलिए दोनों औरतें एक ही समय में उससे प्यार करने लगी थीं? इस समय वांग हाओ मुश्किल में था, उसे पहले किस पर कदम रखना चाहिए? चलो जल्दी चलते हैं, कोई और बाद में आ सकता है। ले जुबान ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन संभल कर खड़े होने से पहले ही उसके पैर कमज़ोर हो गए।
वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने अचानक अपना हाथ उसकी पतली कमर पर रखा और मुस्कुराया, मैं तुम्हें उठा लूंगा। बोलने के बाद ले जुबान को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने सीधे ले जुबान को अपनी पीठ पर उठा लिया। उस नर्म हथियार को महसूस करते हुए वांग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं, उसका एक्सप्रेशन बहुत खुशी वाला था। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से नीचे उतारो। ले जुबान चौंक गई। लाल चेहरे के साथ उसने वांग हाओ को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी और इसका कोई असर नहीं हुआ। हम सब टीममेट हैं, जाहिर है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वांग हाओ ने सही तरीके से जिया वेईवेई को भी उठाया। उसने दोनों ग्रेट स्वॉर्ड भी नहीं छोड़े और धीरे धीरे ऐसे ही जंगल की ओर चल दिया। उसी समय शर्म और गुस्से से भरी दो आवाजें गूंजी, तुम्हारा टीममेट कौन है? तुम बड़े बिगड़े हुए हो, जाने दो। डॉट डॉट डॉट। वांग हाओ के जंगल में गायब होने के बाद पूरी धरती पर हंगामा मच गया। एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने न सिर्फ पीक परफेक्शन मूवमेंट टेक्निक समझ ली थी, बल्कि पीक परफेक्शन ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी भी सीख ली थी। अटैक और डिफेंस के इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में कोई ऐसा था जो उसका अपोनेंट हो सके? और वह भयानक ताकत, स्पीड और एक मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 की एक मार्शल मास्टर से लड़ने की गहरी समझ, ये सब बता रहा था कि एक मॉन्स्टर जीनियस उस समय के वांग तियानी से भी ज्यादा मॉन्स्टर बढ़ रहा था। बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल ये देखने के बाद हंगामा कर रहे थे। अब 11th हाई स्कूल फिर से लाइमलाइट में आने वाला है। पहले वांग तियानी था, अब वांग हाओ है। क्या 11th हाई स्कूल मॉन्स्टर्स के इकट्ठा होने की जगह है? वह बूढ़ा लोमड़ी जोंगली नींद में हंस रहा होगा। कोई हैरानी नहीं कि सीनियर सूम्यू खुद धरती पर आए। ये सच में डरावना है। पिछली बार जब मैंने 11th हाई स्कूल में एरिना मैच देखे थे तो मुझे कैसे नहीं लगा कि यह लड़का वांग हाओ इतना खतरनाक होगा। मैंने इसके बारे में सुना है। जोंगली ने जानबूझकर वांग हाओ नाम के इस लड़के से बुरे काम करवाए ताकि वह डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर हमला करने के लिए चारा बन सके। तो वांग हाओ अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, उस बूढ़े लोमड़ी जोंगली ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। बिल्कुल, अगर मुझे पहले पता होता कि वांग हाओ इतना ताकतवर है तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को उसे न उकसाने का सख्त ऑर्डर दिया होता। मैं सबसे बदकिस्मत हूँ। अपने स्टूडेंट्स के साथ सीनियर सूम्यू पर अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने उनसे खास तौर पर कहा कि वे जाकर वांग हाओ को परेशान करें। हे भगवान, तुम सच में उनके प्रिंसिपल हो। तुमने तो उन्हें आग के गड्ढे में धकेल दिया। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। बस दुआ करो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स वांग हाओ से न टकराएं। डॉट डॉट डॉट। इस बीच सूम्यू और प्रिंसिपल जोंगली ने वीडियो देखा और काफी देर तक चुप रहे। उफ, सूम्यू ने सांस छोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी फीलिंग्स कैसे बताए, लेकिन वह जानता था कि जब वांग हाओ ऑफिशियली इंटरस्टेलर फेडरेशन में आएगा तो ये पक्का सनसनी मचा देगा और दुनिया को हिला देगा। सीनियर सूम्यू, मुझे लगता है कि आपको बाकी 3 खास यूनिवर्सिटी को पहले से बता देना चाहिए, नहीं तो जब वे वांग हाओ को देखेंगे तो शायद जाने न दें। प्रिंसिपल जोंगली ने उसे याद दिलाया। वांग हाओ ने जो टैलेंट और लड़ने की ताकत दिखाई थी, उसे देखते हुए 4 खास यूनिवर्सिटी में उसका चुना जाना तो पक्का था। लेकिन अगर चारों वांग हाओ को चाहते तो यह मुश्किल होता। बिल्कुल, मुझे उन 3 बूढ़े लोगों को पहले से बताना होगा। बेहतर होगा कि लिखकर। सूम्यू जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। वह सच में वह सीन देखना चाहता था जहां उन 3 बूढ़े लोगों ने वांग हाओ का टैलेंट देखा लेकिन उसे पा नहीं पाए। ये निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगा। डॉट डॉट डॉट। सैंडबैंड आइलैंड। जंगल में एक पहाड़ी गुफा के अंदर कई डॉक्टर धीरज से वांग हाओ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। स्टूडेंट, तुम्हारे साथियों ने लड़ने की काबिलियत खो दी है और उन्हें इलाज के लिए जल्दी वापस लौटने की ज़रूरत है। स्टूडेंट, तुम्हारे साथियों की अभी की हालत में वे सैंडबैंड आइलैंड पर 3 दिन बिल्कुल नहीं टिक सकते। नियमों के अनुसार अगर तुम लड़ने की काबिलियत खो देते हो तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अगर उन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो सिर्फ खून बहने से वे 1 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। डॉट डॉट डॉट। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। इन डॉक्टरों को जिया वेईवेई और ले जुबान को ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया। अगर ये दोनों चले गए तो वह टेस्ट कैसे पास करेगा? वांग हाओ, बस जाने दो। ले जुबान ने आह भरी। अब वे जो कुछ भी कहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। वे सिर्फ अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकते थे कि उन्हें शुरू में ही 8वें हाई स्कूल जैसे ताकतवर कॉम्बिनेशन का सामना करना पड़ा। जिया वेईवेई ने अपने गाल फुलाए और बिना मन के कहा, अरे बड़े बुरे आदमी, मैं अपना सारा एमो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। उस आदमी डिंग हाओजी को मेरे लिए उड़ा दो। ये सुनकर सभी डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। ये सभी स्टूडेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के खजाने थे। न सिर्फ उनका टैलेंट मजबूत था बल्कि उनका बैकग्राउंड भी डरावना था। अगर उनमें से कोई मर जाता तो डॉक्टर पक्का बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। अगर तुम उसे उड़ाना चाहते हो तो जाओ और खुद उड़ा दो।
वांग हाओ ने दर्द भरे चेहरे के साथ अपनी जेब से 2 हल्के नीले रंग के पोशन निकाले। लेवल 3 रिकवरी पोशन। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से चौंक गए। ये चीज़ एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के पास कैसे हो सकती है? वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े। कुछ ऐसे गंवार लोग जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। इस सिस्टम से एक बोतल की कीमत सिर्फ 1000 पॉइंट्स थी। इसे पीने से शरीर तुरंत अपनी असली हालत में आ सकता है और शारीरिक और मानसिक ताकत पूरी तरह से वापस आ सकती है। ये स्टूडेंट, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। इस 100 स्कूल कंपटीशन में हालांकि फायरआर्म्स और हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त है, फिर भी पोषण मनाही की रेंज में है। आखिर हर कोई समझता है कि पोषण कितने ताकतवर होते हैं, एक डॉक्टर ने जल्दी से समझाया। वांग हाओ ने ले जुबान और जिया वेई की तरफ देखा तो उन्हें आह भरते हुए देखा, जिससे पता चला कि यह नियम सच में था। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं और धीरे से पूछा, डॉक्टर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 100 स्कूल कंपटीशन स्टूडेंट्स की काबिलियत का कंपटीशन नहीं है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। वांग हाओ ने सिर हिलाया, फिर गाली देते हुए बोला, चूंकि यह काबिलियत का कंपटीशन है तो मेरे लेवल 3 रिकवरी पोशन खुद बनाने में क्या गलत है? खांसी खांसी। डॉक्टर का गला रुंध गया। यह आदमी सच में बेशर्म था। लेवल 3 रिकवरी पोशन ऐसे पोशन थे जिन्हें सिर्फ लेवल 3 पोशन मास्टर ही बना सकते थे। पूरी धरती पर सिर्फ पोशन गिल्ड प्रेसिडेंट ही लेवल 3 पोशन मास्टर था। भले ही तुम हाई स्कूल स्टूडेंट के तौर पर बेशर्म हो, तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते। वांग हाओ जानता था कि ये लोग तब तक उस पर यकीन नहीं करेंगे जब तक उन्हें सच पता न चल जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से अपने बैकपैक से फार्मासिस्ट के टूल्स का एक सेट निकाला। सबके मुंह खुले रह गए। यह आदमी असल में कौन था? वह 100 स्कूल्स कंपटीशन में हिस्सा लेने आया था और असल में टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग कप, अल्कोहल लैम्प, इस तरह की चीज़ें लाया था। लेजुवान एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने जिया वेई को खींचकर पूछा, क्या वांग हाओ के बैकपैक में ये चीज़ें थीं? कौन जानता है? जिया वेई ने कंधे उचका दिए, लेकिन उसकी नज़रें वांग हाओ पर टिकी थीं। उसने हमेशा माई मिंगमैन को ये कहते सुना था कि वांग हाओ की फार्मेसी स्किल्स कितनी कमाल की हैं, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी कि माई मिंगमैन ने जो कहा वह सच हो। जब तक वांग हाओ लेवल 3 का रिकवरी पोशन बना सकता है, तब तक वह और ले जुबान बाहर नहीं होंगे। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो उसने खुद बनाया था, यह उसका अपना हुनर था। कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? वांग हाओ ने अपना सामान सेट करने के बाद मन ही मन आह भरी। उसने न सिर्फ केमिकल सप्लाई के एक सेट के बदले 500 पॉइंट्स खर्च किए, बल्कि लेवल 3 रिकवरी पोशन के फॉर्मूले के बदले 10,000 पॉइंट्स भी खर्च किए। उसकी जेब में 2200 पॉइंट्स बचे थे। लेकिन मेडिसिनल हर्ब्स के बिना ये बेकार था, इसलिए उसने मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने के लिए और 500 पॉइंट्स खर्च किए। आखिर में उसके पास सिर्फ 1700 पॉइंट्स बचे। अब वह सच में गरीब था, और बहुत ज़्यादा गरीब। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए वांग हाओ ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ज्ञान की एक चमक चमक रही थी, जैसे इस समय उस पर ज्ञान की देवी का साया हो। उसके हाथों की स्पीड देखना और भी ज़्यादा चकाचौंध करने वाला था। जैसे जैसे हर दवा वाली जड़ी बूटी को कुचला, छाना, जलाया, दबाया गया, हल्के नीले रंग के लिक्विड की बूंद बूंद एक टेस्ट ट्यूब में बहती गई। और वहां मौजूद लोगों की आंखें बहुत पहले ही चौड़ी हो गई थीं। वे ये सीन हैरानी से देख रहे थे। क्या ये लिक्विड मूवमेंट सच में किसी हाई स्कूल स्टूडेंट के थे? उतने ही हैरान धरती पर लाखों दर्शक थे जो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। एल्केमिस्ट गिल्ड, एल्केमिस्ट्स के इकट्ठा होने की जगह। इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों में से एक, और सबसे अमीर ताकत भी। ये हर ग्रह पर अपनी ब्रांच खोल सकता था, इंटरस्टेलर फेडरेशन के सभी एल्केमिस्ट्स को शामिल कर सकता था, और अलग अलग बड़ी ताकतों के साथ इसके गहरे ट्रेडिंग रिश्ते थे। इस समय धरती पर एल्केमिस्ट गिल्ड के एंट्रेंस पर सभी एल्केमिस्ट बाहर खड़े थे। उन्हें लीड कर रहे थे अर्थ एल्केमिस्ट गिल्ड के प्रेसिडेंट लुओ याओ। अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नीचे उतरा। अगर कोई जानकार इस स्पेसशिप को देखता तो वह जरूर कहता, स्काई ड्रैगन। स्काई ड्रैगन स्पेसशिप एक अटैक टाइप स्पेसशिप था, जिसमें लेवल 5 की कई बड़ी टेक्नोलॉजिकल तोपें लगी थीं, जो एक पल में 10 धरती को खत्म कर सकती थीं। ये पक्का ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम लोगों के पास हो। जल्द ही बैंगनी ब्रोकेड का चोगा पहने एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी नीचे आया। खास तौर पर बूढ़े आदमी की छाती पर 5 स्टार का बैज देखने लायक था, जो दिखाता था कि यह सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इंटरस्टेलर फेडरेशन में लेवल 5 का अल्केमिस्ट एम्परर था। इंटरस्टेलर फेडरेशन में लेवल 5 का अल्केमिस्ट एम्परर पक्का एक बड़ा आदमी होता था जो हवा और बारिश बुला सकता था। उनके पैरों की आवाज़ से इंटरस्टेलर फेडरेशन कांप सकता था। लुओ याओ ने नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आगे बढ़कर इज्जत से कहा, वाइस प्रेसिडेंट मोली का धरती पर स्वागत है। बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ वांग हाओ के साथ असल में क्या हो रहा है? मोली ने हाथ हिलाकर पूछा।
लुओ याओ ने बेबस होकर कहा, मुझे नहीं पता कि वांग हाओ को क्या हो रहा है। उसे अचानक मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी हो गई है और वह बहुत खतरनाक है। उसने सीनियर सू म्यू को भी डरा दिया है। अब सीनियर सू म्यू ने यह साफ कर दिया है कि वांग हाओ सिर्फ तियानबेई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है और हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल नहीं हो सकता। असल में लुओ याओ भी बहुत उदास था। कुछ समय पहले वांग हाओ अल्केमिस्ट गिल्ड में लेवल 2 अल्केमिस्ट का एग्जाम देने आया था और वह बहुत आसानी से पास हो गया था। इतने जीनियस के लिए जो 17 साल की उम्र में लेवल 2 अल्केमिस्ट तक पहुंच सकता था, अगर वह उसे जाने देता तो वह बेवकूफ़ होता। इसलिए उसने रातों रात हेडक्वार्टर को इसकी खबर दे दी, इस उम्मीद में कि हेडक्वार्टर से कोई आकर वांग हाओ को ट्रेनिंग के लिए वापस ले जाएगा। लेकिन किसे पता था, मैसेज भेजे जाने के बाद कई महीनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर इस समय चाहे वांग हाओ इंतज़ार नहीं कर सका या किसी और वजह से, वह असल में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए भाग गया और वह इसमें बहुत माहिर था। खासकर अभी वाला सीन जहां उसने एक बड़ी तलवार चलाई और सभी तरफ से मार काट मचा दी, जो और भी यादगार था। और उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से वांग हाओ की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की रिपोर्ट फिर से अल्केमिस्ट गिल्ड हेडक्वार्टर को दे दी। इस बार हैरानी की बात है, बड़े अधिकारियों की काबिलियत अचानक बढ़ गई। 2 दिनों के अंदर उन्होंने हेडक्वार्टर के वाइस प्रेसिडेंट, लेवल 5 के अल्केमिस्ट एम्परर मोली को भेजा। सू म्यू, उस बूढ़े आदमी ने दखल दिया। मोली की सफ़ेद भौहें सिकुड़ गईं, उन्हें लगा कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं। शुरू में जब उन्हें वांग हाओ के बारे में खबर मिली तो वे भी बहुत उत्साहित थे। आखिर अल्केमिस्ट गिल्ड को डेवलप करने के लिए इसमें नए खून की ज़रूरत थी, खासकर इस तरह के अल्केमिस्ट जीनियस की। लेकिन जब उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला कि इस लड़के की पहचान बहुत खास थी। मार्शल झेनवेई का इकलौता बेटा वांग तियानी। अकेले उस नाम के बारे में सोचना ही डरावना था। उसी समय इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों में से एक होने के नाते उन्हें ये कैसे नहीं पता था कि वांग हाओ को उस समय इंपीरियल स्टार से निकाल दिया गया था। अगर वे वांग हाओ को ले लेते तो वे इंपीरियल एकेडमी और कुछ बड़ी ताकतों को नाराज कर देते। यह अल्केमिस्ट गिल्ड के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, जो सिर्फ पैसा कमाना जानता था। तो ये देरी कई महीनों तक चली और वांग हाओ के मामले में भी गिल्ड के अंदर तीखी बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वांग हाओ को लेने से पहले सभी पार्टियों को मनाना होगा, जिससे बहुत सारी परेशानी से बचा जा सके। दूसरों ने कहा कि अल्केमिस्ट गिल्ड को लोगों को रिक्रूट करते समय दूसरों का चेहरा नहीं देखना चाहिए और अगर कोई बकवास करने की हिम्मत करता तो वे सीधे उसकी पोषण की सप्लाई काट देते। लेकिन एक बात थी जिस पर अल्केमिस्ट गिल्ड अंदर ही अंदर एक राय पर पहुंच गया था, और वह ये थी कि वांग हाओ, इस अल्केमिस्ट जीनियस को अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होना चाहिए। लेकिन जब ये खबर आई कि वांग हाओ मार्शल आर्ट्स सीखने गया है तो अल्केमिस्ट गिल्ड के बड़े लोग शांत नहीं बैठ सके। क्या उन्हें सच में इस अल्केमिस्ट जीनियस को उन मार्शल आर्टिस्ट की तरह तलवारों और बंदूकों से लड़ते हुए भागते हुए देखना था? तो इस समय अल्केमिस्ट गिल्ड के बड़े लोगों ने और समय बर्बाद नहीं किया और एकमत होकर तय किया कि उस व्यक्ति को पहले अल्केमिस्ट गिल्ड में ले जाया जाए और बाकी मामलों को वे बाद में देखेंगे। प्रेसिडेंट, आइए और देखिए। एक छोटा अल्केमिस्ट उत्साहित भाव के साथ लुओ याओ के पास आया। लुओ याओ का चेहरा बदल गया और उसने डांटा, अनडिसिप्लिन्ड। क्या तुमने नहीं देखा कि वाइस प्रेसिडेंट मोली यहाँ हैं? छोटे अल्केमिस्ट ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी अपना स्मार्ट रिस्टबैंड खोला और वांग हाओ को लेवल 3 का रिकवरी पोशन बनाते हुए स्क्रीन पर ले आया। वह चमकदार हाथ की स्पीड, जो एक फैंटम जैसी लग रही थी, लोगों को चक्कर आ गया। फैंटम जैसी हाथ की स्पीड, ये लेवल 3 का अल्केमिस्ट मास्टर है। मोली ने उसे देखा और तुरंत हैरान रह गया। यह जवान आदमी कौन था? वह इतनी कम उम्र में लेवल 3 अल्केमिस्ट मास्टर कैसे बन गया? वांग हाओ, वह कैसे? लुओ याओ ने आंखें मलते हुए कहा। जब उसे पता चला कि वीडियो में दिख रहा आदमी वांग हाओ है, तभी उसे यकीन हुआ कि वांग हाओ सच में लेवल 3 अल्केमिस्ट मास्टर बन गया है, उसी लेवल का। वह वांग हाओ है। मोली का शरीर जोश से कांप उठा। इतना जीनियस उसे अल्केमिस्ट गिल्ड में न लेना बस एक बिजली कड़कना था। भले ही इंपीरियल एकेडमी दुश्मनी कर ले, ये बेकार था। वे अल्केमिस्ट गिल्ड इस आदमी को बचाने के लिए पक्के इरादे वाले थे। मेरे लिए तुरंत इसका इंतजाम करो। मैं उस बूढ़े आदमी सू म्यू से मिलना चाहता हूँ। मोली ने ठंडी सांस ली। वह चाहता था कि वांग हाओ तियानबेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। कोई चांस नहीं, वांग हाओ को अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होना होगा। गुफा के अंदर सब लोग वांग हाओ के बनाए लेवल 3 रिकवरी पोशन को देख रहे थे। वे बहुत देर तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए। एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट असल में लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर के लेवल तक पहुंच रहा है। अगर ये बताया जाए तो कौन यकीन करेगा? आपको ये जानना होगा कि पोशन अलग अलग केमिकल्स के टकराव और फ्यूशन से बनते हैं, जिससे नए एलिमेंट्स बनते हैं, और यह टकराव और फ्यूशन हमेशा बदलता रहता है।
लेकिन फ्यूशन और टकराव के इस लेवल तक पहुंचने के लिए आम लोगों से कहीं ज़्यादा समझ होनी चाहिए, साथ ही हाथों की ज़बरदस्त स्पीड और सही समय पर उस पल को पकड़कर केमिकल्स को फ्यूज़ और टकराने की काबिलियत होनी चाहिए। और इन सब के लिए बहुत समय, साथ ही पैसा भी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है टैलेंट। टैलेंट के बिना सब कुछ बेकार है। लेकिन वान हाओ सच में वहाँ पहुँच गया है और वह 17 साल की उम्र में वहाँ पहुँचा है। अगर यह खबर बाहर आ गई तो इंटरस्टेलर फेडरेशन में तुरंत 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाएगा। अरे, तुम लोग जा नहीं रहे हो? अगर बाद में किसी को ये जगह पता चली तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? वान हाओ ने डॉक्टरों को नफरत भरी नज़रों से देखा और बेसब्री से उन्हें भगाने लगा। डॉक्टरों ने अपना मुंह खोला, उनके पास शब्द नहीं थे। 100 स्कूल्स हेजेमनी का एक नियम था कि कंपटीशन के दौरान पोषण बनाना पूरी तरह मना था, लेकिन अब कोई भी कंटेस्टेंट खुद उन्हें बना सकता था। और सैंड बेंड आइलैंड में भी बहुत सारी दवा वाली जड़ी बूटियां थीं। ये पूरी तरह से लोकल चीज़ों का इस्तेमाल था, वे और क्या कह सकते थे। जिया वेईवेई ने वान हाओ को दया से देखा, अपनी आंख के कोने से आंसू निकालते हुए। भाई वान हाओ, मुझे एक रिकवरी पोशन चाहिए। वान हाओ जोर से कांप गया। जिया वेईवेई को खाली आंखों से घूर रहा था। ये हिंसक लोली सच में क्यूट बन रही थी। इसकी आदत डालना सच में मुश्किल था। चलो, लीडिंग डॉक्टर ने हाथ हिलाकर डॉक्टरों को हटने का इशारा किया। उसे अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले थे। वान हाओ नियम नहीं तोड़ रहा था। यह एक स्किल थी जो उसने सीखी थी, और अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा था तो वे खुद जाकर सीख सकते थे। इस समय पूरी धरती पर हंगामा मच गया था और इंटरनेट और भी ज़्यादा फैल गया था। क्या ये सच में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है? क्या बात है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी पीक पर पहुंच गई है, फुटवर्क पीक पर पहुंच गया है। अलग अलग डेटा इंडिकेटर उसी लेवल के इंडिकेटर से कहीं ज़्यादा हैं, और अब वह लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर भी है। क्या वह दूसरे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के जीने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा है? यह मत कहो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिंदा नहीं रह सकते। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी ज़रूरी तौर पर जिंदा रह सकते हैं। ये यकीन नहीं होता। हर कोई जानता है कि एक टीम में लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर होने का क्या मतलब है। सैंड बेंड आइलैंड पर मौजूद दवा वाली जड़ी बूटियों के रिसोर्स और लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर की काबिलियत से क्या क्या बेस पोशन, प्यूरिफिकेशन पोशन, रिकवरी पोशन, ये सब बनाए जा सकते हैं। सिर्फ पोशन पीने से ही दुश्मन डर कर मर सकते हैं। वे दोनों लड़कियां बहुत लकी हैं कि उन्हें ऐसे आदमी के साथ टीम में रखा गया है। 11th हाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहां मॉन्स्टर पैदा होते हैं। अगले साल मुझे अपने बच्चे को 11th हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना होगा। हाँ, ये सही है। वांग तियानी का बाहर आना काफ़ी नहीं था, बल्कि अब एक और भी अजीब वांग हाओ सामने आया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जो लोग वांग हाओ को नहीं जानते थे, उनकी तारीफ के मुकाबले 11th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐसा लगा जैसे उन्होंने सोने की कोई बड़ी चीज़ खा ली हो। यह आदमी बिल्कुल भी वह कमीना वांग हाओ नहीं हो सकता। नकली, ये सब नकली है। वह बदमाश वांग हाओ इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वांग हाओ का पोषण लेवल 1 एपोथेक्री अप्रेंटिस था? ये लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर क्यों बन गया? ज़रूर प्रिंसिपल ने इसे हमसे छिपाया होगा। किसको फ़र्क पड़ता है कि प्रिंसिपल ने इसे छिपाया या नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वांग हाओ इतने कम समय में मार्शल अप्रेंटिस लेवल 4 से मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 तक कैसे पहुँच गया। अब जब तुमने इसका जिक्र किया तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि वांग हाओ सच में आधे महीने के अंदर मार्शल अप्रेंटिस लेवल 4 से मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 तक पहुंच गया, 4 लेवल पार करके। ये कैसा मॉन्स्टर है? क्या ऐसा हो सकता है कि वांग हाओ लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर तक पहुंच गया, इसलिए उसे लगा कि वह अजय है और वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने चला गया? धत्तेरे की, जब तुम अजय और अकेले हो तो इस तरह खेलना सच में बहुत अच्छा है। मुझे परवाह नहीं कि वांग हाओ क्या है। वांग हाओ ने 11th हाई स्कूल की 3 देवियों की बुराई की है, हमें उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। हाँ, चलो अब ऑनलाइन चलते हैं और वांग हाओ ने जो भी बुरे काम किए हैं उन्हें सबके सामने लाते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय सुम्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी फीलिंग्स कैसे बताए। धरती पर आने के कुछ ही दिनों में वांग हाओ उसके लिए बहुत सारे सरप्राइज लेकर आया था। लेकिन इस बार वांग हाओ ने इतने सारे लोगों के सामने वह पोशन लेवल दिखाया जो सिर्फ लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर के पास होता है, और यह खबर एपोथेक्री गिल्ड के उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी। एपोथेक्री गिल्ड के नेचर को देखते हुए यह अजीब होगा अगर वे इस लेवल के एपोथेक्री जीनियस को जाने दें। प्रिंसिपल जोंगली की कलाई पर स्मार्ट ब्रेसलेट वाइब्रेट हुआ। उन्होंने उसे खोला और लुओ याओ का एक मैसेज देखा। सीनियर सुम्यू मोली, एपोथेक्री के वाइस प्रेसिडेंट गिल्ड, पहले से ही 11th हाई स्कूल के रास्ते में है। प्रिंसिपल जोंगली कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये स्पीड बहुत तेज थी। अगर वह आता भी है तो बेकार है। वांग हाओ सिर्फ तियानबेई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है। सुम्यू ने ठंडी सांस ली। प्रिंसिपल जोंगली ने आह भरी।
अब धरती पर चहल पहल होने वाली थी। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ बड़ा नहीं होगा। डॉट 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 सैंडबेंड आइलैंड, वान हाओ और दोनों लड़कियों के ठीक होने के बाद वे चुपके से जंगल से गुजरने लगे। जिया वेई वेई, मुझे सब कुछ क्यों उठाना पड़ रहा है? वान हाओ ने गुस्से में कहा। जिया वेई वेई मुड़ा, वान हाओ के कंधे पर थपथपाया और गंभीर चेहरे से कहा, टीम में अकेले आदमी होने के नाते तुम्हें ये जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। युजुवान ने वान हाओ की तरफ देखा। उसके पास जो 2 लेवल 3 एलॉय ग्रेट स्वॉर्ड थे, उनका वजन कम से कम 300 पाउंड था और उनमें कई तरह के एम्यूनिशन और ग्रेनेड थे, शायद कुल मिलाकर कम से कम 500 पाउंड वजन। ये वान हाओ के लिए थोड़ा मुश्किल था, जो एक परसीवर और लेवल 3 एपोथेक्री मास्टर था, लेकिन ये देखते हुए कि वह एक औरत भी थी, युजुवान ने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। रुको, वान हाओ अचानक रुक गया, अब जिया वेई वेई से बहस नहीं कर रहा था। युजुवान ने जल्दी से अपना रिवॉल्वर निकाला और जिया वेई वेई तेजी से वान हाओ के पास आया, हाथ में अपनी बड़ी तलवार पकड़े हुए, चौकस होकर चारों ओर देख रहा था। वान हाओ कुछ कदम आगे बढ़ा, धीरे धीरे नीचे बैठ गया। एक ट्रांसपेरेंट धागा जमीन से कसकर जुड़ा हुआ था, जिसके दोनों सिरों पर लैंडमाइन के लिए डेटोनेटर कॉर्ड लगे थे। किसने ऐसा बुरा काम किया? जिया वेई वेई ने नाक सिकुड़ी। युजुवान की विलो जैसी भौहें सिकुड़ गईं। उसने चारों ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे ऊंची जमीन पर एक झाड़ी पर गोली चला दी। अगले ही सेकंड एक चीख सुनाई दी और एक आदमी दिखाई दिया। झाड़ी से बाहर निकला। जब वान हाओ और 2 लड़कियों ने उसे घेर लिया तो उन्होंने देखा कि एक पतला आदमी अपनी छाती पकड़े हुए लगातार चिल्ला रहा था। तुम अकेले क्यों हो? बाकी कहाँ हैं? जिया वेई वेई ने पतले आदमी को लात मारी। पतला आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, मेरे टीम के साथियों और मैंने जुओ चाओ का सामना किया। सिर्फ मैं बच निकला, बाकी 2 बाहर हो गए। जुओ चाओ। युजुवान और जिया वेई वेई के हाव भाव गंभीर हो गए। इस साल के 100 स्कूल्स हेजेमनी में जुओ चाओ से निपटना निश्चित रूप से सबसे मुश्किल था। जो मेक्स से खेलता है उससे डरने की क्या बात है? वान हाओ ने हाथ हिलाया, आगे बढ़ा और एक काला मशरूम उठाया। मेक्स से खेलता है? जिया वेई वेई ने आंखें घुमाईं। क्या वान हाओ को पता भी था कि एक मेक्स से कॉम्बैट पावर कितनी बढ़ जाएगी? युजुवान ने वान हाओ के हाथ में काले मशरूम को देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम ब्लैक कैलेमिटी मशरूम क्यों उठा रहे हो? ये ब्लैक बैन मशरूम डार्क पोशन बनाने के लिए मुख्य सामग्री है। वान हाओ ने अपने हाथ में काला मशरूम उठाया। पोशन के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर डार्क पोशन एक लेवल 2 पोशन है जो हवा में फैल सकता है। बस थोड़ा सा सूंघने से ये लोगों के हाथ पैर कमजोर कर देगा और उनकी लड़ने की ताकत खत्म कर देगा। अगर इसे एक बड़े फ्री फॉर ऑल में इस्तेमाल किया जाए तो बस एक बोतल एक बड़े एरिया को गिराने के लिए काफ़ी होगी। डार्क पोशन। लेजुवान ने वान हाओ को खाली नज़रों से देखते हुए कहा, तुम लोगों को जहर देने का प्लान बना रहे हो? जिया वेई वेई 2 कदम पीछे हटी, वान हाओ को ध्यान से देखते हुए। वह भूली नहीं थी कि वान हाओ ने कुछ समय पहले माई मिंगमैन के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने मेज का भी इस्तेमाल किया, मैं बायोकेमिकल वेपन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? वान हाओ ने मुंह बनाया और ब्लैक बैन मशरूम को दूर रख दिया। दोनों लड़कियों के मुंह के कोने सिकुड़ गए। वान हाओ इतनी बेशर्मी वाली वजह कैसे बता सकता है? चाहे वह फायरआर्म्स हो या मेक्स, वे ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक की लड़ने की काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बायोकेमिकल हथियार बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार हैं जो एक बार इस्तेमाल करने पर एक बड़े इलाके को तबाह कर सकते हैं। अगर हर कोई वान हाओ की तरह खेले तो मुकाबला करने का क्या मतलब होगा? बस जहर की एक बोतल फेंको और एक बड़े इलाके को ख़त्म कर दो। ये बदमाशी नहीं है। अगर उनमें काबिलियत है तो वे इसे बना भी सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं ऐतराज़ नहीं करूंगा। वान हाओ ने उस दुबले पतले आदमी को बेहोश कर दिया और फिर उस पर सारा बारूद जमा कर दिया। ये बुलिंग नहीं है। तो फिर बुलिंग क्या है? और उनके इसे खुद बनाने के लिए क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? एकदम सनकी। दोनों लड़कियां वान हाओ को सिर्फ नफरत भरी नज़र से देख सकीं और कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, वान हाओ और दोनों लड़कियों को एक लकड़ी का घर मिला। ये खास तौर पर आइलैंड पर स्टूडेंट्स के आराम करने की जगह थी, जिसके बगल में एक बाथरूम था जहां वे नहा सकते थे। रात में 11th हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल जोंगली का दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके बगल में अर्थ पोशन गिल्ड के प्रेसिडेंट लुओ याओ थे, जो ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। उन दोनों के सामने सुम्यू और मोली एक दूसरे को घूर रहे थे और धीरे धीरे एक डरावना माहौल बन रहा था। प्रेसिडेंट लुओ याओ ने प्रिंसिपल जोंगली को खींचकर फुसफुसाया, आप ऊपर जाकर उन्हें मनाए। अगर वे बाद में लड़ने लगे तो अच्छा नहीं होगा। प्रिंसिपल जोंगली ने आंखें घुमाईं और दुखी होकर कहा, अगर आप उन्हें मनाना चाहते हैं तो आप जाए। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सीनियर सुम्यू को चोट लगेगी। खांसी खांसी। लुओ याओ का गला भर आया और वह खांसने लगा।
सुम्यू एक मार्शल आर्टिस्ट है और मोली एक अल्केमिस्ट है। दोनों बिल्कुल भी एक लेवल के नहीं हैं। तुम्हें किस बात की चिंता करनी है? बूढ़े सू, जब तक तुम वांग हाओ को हमारे पोषण गिल्ड को दे दोगे, ये बूढ़ा आदमी भविष्य में तुम्हारे खरीदे गए सभी पोषण पर 80% डिस्काउंट की गारंटी देता है, मोली ने धीरे से कहा। 80% डिस्काउंट? लुओ याओ और जोंगली चिल्लाए। हे भगवान, ये कितना पैसा है? तुम्हें पता होना चाहिए कि पोषण गिल्ड की पोषण बेचने पर मोनोपोली है। दूसरी पार्टी कोई भी हो, कोई डिस्काउंट नहीं है और एक भी सेंट सस्ता नहीं होगा। अब जब मोली ने सुम्यू को 80% डिस्काउंट दे दिया है, तो ये बेशक सुम्यू को तुरंत एक हॉट कमोडिटी बना देगा। बड़ी ताकतें निश्चित रूप से सुम्यू के साथ सहयोग करने के लिए दौड़ पड़ेंगी। भले ही वे आखिर में 90% डिस्काउंट पर पोषण खरीदें, तो बचे हुए पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। आखिरकार, बड़ी सेनाओं का सालाना पोषण खर्च तो खरबों के बड़े ऑर्डर हैं। अगर सुम्यू मान जाता है तो उसे न सिर्फ शोहरत और कनेक्शन मिलेंगे, बल्कि पैसा भी मिलेगा। वह सच में बहुत अमीर बन जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस बूढ़े आदमी को इन चीज़ों की परवाह है? सुम्यू ने नफरत से कहा। उसके रुतबे वाले इंसान के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है। जहां तक शोहरत की बात है तो यह उसके लिए और भी कम बड़ी बात है। पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में कौन उसका नाम नहीं जानता होगा, सुम्यू। जहां तक उसके कनेक्शन के नेटवर्क की बात है, अगर यह वांग तियानी के एक्सीडेंट से पहले होता तो यह इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन अपने सबसे अच्छे शिष्य का एक्सीडेंट होते देखने और अपने इकलौते बेटे की रक्षा न कर पाने के बाद सुम्यू पूरी तरह से भड़क गया और उसने पूरे 7 साल कनेक्शन का एक बड़ा नेटवर्क बनाने में लगा दिए। अगर वह अब वांग हाओ के साथ रॉयल एकेडमी के सामने आता भी है, तो कौन हिम्मत करेगा वांग हाओ को छूने के लिए? अगर कोई हिम्मत करेगा तो वह मिनटों में उस ताकत को खत्म कर देगा और रॉयल एकेडमी भी बस खाली नज़रों से देखेगी, जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। मोली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वांग हाओ ने कुछ महीने पहले पोषण गिल्ड में लेवल 2 अल्केमिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम दिया था। उसी पल से वह हमारे पोषण गिल्ड का मेंबर है। मुझे ये बातें सिखाना बंद करो, सुमू ने गाली दी। जब वांग हाओ पैदा हुआ था तो ये बूढ़ा आदमी वहां था। उस समय तियानी ने कहा था कि इस बूढ़े आदमी को इस बच्चे को अच्छी तरह सिखाने दो, और उसी पल से इस बच्चे को मेरे साथ मार्शल आर्ट सीखना होगा। बूढ़े सू, बकवास बंद करो, मोली ने गुस्से से नाक सिकोड़ते हुए कहा। इस बूढ़े आदमी ने जांच की है। वांग हाओ को बचपन से ही पोषण पसंद हैं। उसने 10 साल से ज़्यादा समय तक पोषण सीखे हैं और सिर्फ आधे महीने ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है। उसने तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट कब सीखा? पहले इस बच्चे को पोषण पसंद थे और इस बूढ़े आदमी ने उसे ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन अब जब इस बच्चे को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना पसंद है तो उसे मेरी बात माननी होगी। सुम्यू ने मुंह बनाया और फिर बात बदल दी। आपने ये भी कहा था कि इस बच्चे ने 10 साल से ज़्यादा समय तक पोषण की पढ़ाई की है और बस इतना ही हासिल किया है, लेकिन आधे महीने तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के बाद उसने दुनिया को चौंका दिया। ये सब दिखाता है कि इस बच्चे को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बकवास। मोली इतना गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी उड़ रही थी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, और वह सच में सुम्यू के सिर पर कूड़ेदान डाल देना चाहता था। और 10 साल से ज़्यादा पोषण की पढ़ाई करने के बाद बस इतना ही हासिल किया। जाओ किसी ऐसे अल्केमिस्ट को ढूंढो जिसने 10 साल से ज़्यादा पढ़ाई की हो और लेवल 3 अल्केमिस्ट के लेवल तक पहुंच सके। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अल्केमिस्ट ऐसे गोभी हैं जिन्हें तुम ज़मीन से तोड़ सकते हो? इंटरस्टेलर फेडरेशन में इन दो बड़े लोगों को देखकर, जो एक ही शब्द से भूकंप ला सकते थे, वांग हाओ पर तब तक बहस कर रहे थे जब तक उनके चेहरे लाल नहीं हो गए। लुओ याओ और जोंगली सभी को झूठ का एहसास हुआ। हमें क्या करना चाहिए? लुओ याओ ने पूछा। प्रिंसिपल जोंगली ने अपनी ठुड्डी खुजाई। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का कुछ बड़ा होगा। 2 सीनियर्स, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? प्रिंसिपल जोंगली मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। बोलो। सुम्यू और मोली ने एक दूसरे को घूरा। प्रिंसिपल जोंगली ने अपना गला साफ किया और कहा, सीनियर मोली, असल में हमारे पास 11th हाई स्कूल में एक पोषण जीनियस भी है। हालांकि वह वांग हाओ जितनी एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन वह भी लेवल 2 अल्केमिस्ट के लेवल तक पहुंच गई है। क्या? मोली हैरान रह गया। क्या यह 11th हाई स्कूल मॉन्स्टर्स के इकट्ठा होने की जगह है? वांग तियानी और वांग हाओ का तो कहना ही क्या, अब एक और लेवल 2 अल्केमिस्ट है। 11th हाई स्कूल को हासिल करने और यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए कुछ पैसे खर्च करना ज़रूरी लगता है। नहीं, पोषण गिल्ड के पास इस पैसे की कमी नहीं है। बेहतर है कि वह सिर्फ अर्थ को हासिल कर ले। इस बच्ची का नाम माई मिंग मैंग है। वह वांग हाओ के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी और वे दोनों ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता था। प्रिंसिपल जोंगली इस बात के बारे में सोचकर बहुत अजीब महसूस करते हुए कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। नामी 11th हाई स्कूल में असल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। ये कहना कितना शर्मनाक है।
इसी वजह से उन्होंने हमेशा वांग हाओ और माई मिंगमैन के पोषण लेवल को सीक्रेट रखा था, ताकि अगर दूसरे लोग उनके 11th हाई स्कूल पर टीचर न होने की वजह से हंसें तो। मैं तुम्हें वांग हाओ के मामले के बारे में बाद में बताऊंगा। मो ली ने सू म्यू को घूरा, फिर प्रिंसिपल जोंग ली को खींचकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर भागा। वह पहले से ही माई मिंगमैन से मिलने के लिए बेसब्र था। हालांकि वह वांग हाओ जितनी डरावनी नहीं लगती थी, लेकिन अपनी उम्र में ऐसी कामयाबी हासिल करने की वजह से वह एपोथेकेरी गिल्ड में टॉप जीनियस की कैटेगरी में आ गई थी, और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि यह बच्ची फर्स्ट लेवल प्लैनेट से आई थी। मुझे बाद में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग हाओ ज़रूर तियानबेई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, मेरा परदादा। सू मू ने मजाक उड़ाया, मोली को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। अर्थ एपोथेकेरी गिल्ड के प्रेसिडेंट ने दो खास लोगों को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा, सूमू की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर मोली के पीछे पीछे चल दिए। शावान आइलैंड ने एक नए दिन का स्वागत किया। उसी समय ये 100 स्कूल्स हेजेमनी कॉम्पिटिशन का दूसरा दिन भी था। कल के धमाकों के बाद शावान आइलैंड पर हर जगह बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते थे, जिनसे बारूद की बदबू आ रही थी। वांग हाओ उठा और हाथ खींचकर लेजुवान को 2 पोशन दिए, एक काला और एक सफ़ेद। काला वाला डार्क पोशन है और सफ़ेद वाला एंटीडोट है। लेजुवान हिचकिचाया, फिर हाथ बढ़ाकर उन्हें ले लिया। कौन है वहाँ? जिया वेईवेई के बाल खड़े हो गए, उसके दिल में एक मुश्किल की भावना उमड़ पड़ी और उसने अपनी बड़ी तलवार चलाई, वार किया जमकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसके कंधे पर एक घाव दिखाई दिया और दुश्मन का कहीं पता नहीं चला। वांग हाओ और लेजुवान ये देखकर तुरंत चौकन्ने हो गए, पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो गए, सावधानी से चारों ओर देखने लगे। यह जू कियानकिन होनी चाहिए, लेजुवान ने गंभीर आवाज में कहा। इस 100 स्कूल हेजेमनी कॉम्पिटिशन में 4 लोग थे जो खास तौर पर खतरनाक और परेशान करने वाले थे। भाई डिंग हाओजी और डिंग हॉक्सुआन, वे पहले ही उनसे भिड़ चुके थे और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर वांग हाओ अचानक सामने नहीं आते तो वे तुरंत बाहर हो जाते। जुओ चाओ, एक सुपर जीनियस जिसके पास एक मेका था। अफवाह थी कि उसकी लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा। हालांकि उसकी दूर दूर तक फैली रेप्यूटेशन से पता चलता था कि वह कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। और आखिरी परेशान करने वाला विरोधी नंबर 14 हाई स्कूल की जू कियानकिन थी, जिसे शैडो क्वीन के नाम से जाना जाता था। ये औरत पैदाइशी घुसपैठिया थी और हत्यारी। वह न सिर्फ बहुत तेज थी, बल्कि अपने आसपास की हर चीज़ के साथ अपनी आभा को भी पूरी तरह मिला सकती थी, जिससे कोई भी छिपाव नहीं रह जाता था। खासकर ऐसे जंगल में जू कियानकिन की काबिलियत और भी बढ़ गई थी, जिससे उससे बचना नामुमकिन हो गया था। वांग हाओ, वह कहाँ छिपी है? जिया वेईवेई ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाए। वांग हाओ ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उसे जू कियानकिन की लोकेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। यह जू कियानकिन शैडो क्वीन के नाम से जानी जाती है, अगर उसे इतनी आसानी से देखा जा सकता तो वह इतने दिन जिंदा नहीं रहती। लेजुवान ने गहरी सांस ली, वांग हाओ का दिया डार्क पोशन निकाला और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। वांग हाओ की आंख फड़की। यह उसका आखिरी कदम था, जिसे वह आखिरी फ्री फॉर ऑल में इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लेजुवान ने बिना किसी बातचीत के इसका इस्तेमाल किया। तुम बहुत हिम्मती हो, बिग बैड गाय दुखी हो जाएगा। जिया वेईवेई ने अपनी छोटी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और डार्क पोशन का एंटीडोट एक ही घूंट में पी गई। पुची, तभी लेजुवान का हाथ, जिसमें रिवॉल्वर थी, अचानक एक तेज ब्लेड से कट गया। खून तुरंत फूट पड़ा और रिवॉल्वर जमीन पर गिर गई। पी लो, जिया वेईवेई चिल्लाए, अपनी बड़ी तलवार से वार करते हुए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लगा। ये कैसे हो सकता है? लेजुवान ने हैरानी से अपने हाथ पर घाव देखा। डार्क पोशन एक जहर था जो हवा के संपर्क में आने पर फैल जाता है, जिसकी डिफ्यूशन रेंज कम से कम 100 मीटर होती है। लेकिन अब जू कियानकिन पर कोई असर नहीं हुआ था और उसने उस पर हमला भी कर दिया था। वांग हाओ, तुम सच में एक बड़े बुरे आदमी हो, नकली पोशन बनाने की हिम्मत कर रहे हो। जिया वेईवेई ने अपने गाल फुलाए और वांग हाओ को घूरा। नहीं, ये पोशन नकली नहीं है। लेजुवान ने ऊपर देखा और देखा कि ऊपर उड़ता हुआ एक पक्षी अचानक गिर गया। जिया वेईवेई का एक्सप्रेशन और भी गंभीर हो गया। क्योंकि डार्क पोशन नकली नहीं था, इसका मतलब था कि जहर जू कियानकिन के खिलाफ काम नहीं करेगा। इस बीच धरती पर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे सभी लोग उत्साहित थे। वांग हाओ के ग्रुप को सच में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे सामने आए, उनका सामना डिंग हाओजी और डिंग हॉक्सुआन भाइयों से हुआ। कड़ी लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार दुश्मन को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सांस भी ले पाते, उन्हें लगभग खत्म होने की किस्मत का सामना करना पड़ा। अगर वांग हाओ ने पासा नहीं मोड़ा होता तो ये सच में बहुत बुरा होता। अब उनका सामना शैडो क्वीन जू कियानकिन से हुआ। मुसीबतें सच में जोड़ों में आती हैं, खासकर इसलिए कि जू कियानकिन वांग हाओ द परसीवर की नज़र से बच निकली, जो सच में सभी की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था।
आखिरकार कल की लड़ाई के बाद वान हाओ के पहले ही बहुत सारे फैन बन चुके थे। अपने फैंस के दिलों में वान हाओ एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व थे। और नंबर 11 हाई स्कूल के पुरुष छात्र वान हाओ को अचानक पॉपुलर होते देखकर तुरंत नाराज हो गए। वह न केवल उनकी देवी की बेइज्जती कर रहा था, बल्कि उसे फैन भी चाहिए थे। बिल्कुल नहीं। वान हाओ एक बेशर्म बदमाश है, सब जानते हैं कि उसने लिंटिंग बाई को बेच दिया था। हाँ, सही है, झाओ जुनवेन का निचला शरीर उसकी लात से चकनाचूर हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रिंसिपल को रिश्वत दी थी, और आखिर में उसे कुछ नहीं हुआ। और वान हाओ ने नंबर 11 हाई स्कूल की हमारी देवी वेई वेई को ड्रग दिया, फिर उसका फ़ायदा उठाया, और सबसे नफरत की बात यह है कि उसने कमरे का पैसा भी नहीं दिया। हाँ, सही है, वान हाओ ने देवी लेजुवान को झांकने के लिए एक इनविजिबिलिटी क्लोक का भी इस्तेमाल किया, उसे ये भी पता है कि वह कौन सी ब्रा पहनती है। और देवी मिंगमेंग, वह एक शर्मीली छोटी लड़की है, लेकिन उसे भी वान हाओ ने ले लिया था। उसने उसे धोखा देने के लिए ज़रूर कोई घटिया तरीका इस्तेमाल किया होगा। हालांकि नंबर 11 हाई स्कूल के मेल स्टूडेंट्स द्वारा बताई गई जानकारी को वान हाओ के फैन क्लब ने तुरंत गलत बताया। लिंटिंग बाई को बेच दिया? क्या मजाक है। मुझे लगता है कि लिंटिंग बाई गाओ परिवार का लिव इन दामाद बनना चाहता था। हमारे वान हाओ ओप्पा ने प्रिंसिपल को रिश्वत दी, यह उसकी काबिलियत है, अगर तुम काबिल हो तो तुम भी उसे रिश्वत दो। इन लोगों की बकवास मत सुनो। मैंने सुना है कि वान हाओ ओप्पा को प्रिंसिपल जोंगली ने डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करने के लिए भेजा था, इसीलिए उसने बुरे काम किए। तो 2 दिन पहले की बड़ी खबर कि डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन धरती से खत्म हो रहा है, ये हमारे भाई वान हाओ ने किया था। हाँ, सही है, ये लोग वान हाओ ओप्पा से जलते हैं, इसीलिए वे यहाँ उसकी बुराई कर रहे हैं। बेकार कमीनों का झुंड जो सिर्फ मुंह चलाना जानते हैं, दफा हो जाओ। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। नंबर 11 हाई स्कूल के मेल स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन बेइज्जती की बाढ़ देखी, इतने गुस्से में कि उन्होंने लगभग 3 लीटर खून थूक दिया। आखिर में वे बस इतना ही जवाब दे पाए, मुझे उम्मीद है कि वान हाओ का असली चेहरा देखने के बाद भी तुम उसे पसंद करते हो। लेकिन इन फैंस के लिए वान हाओ उनके दिलों में सबसे परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग था। वह न सिर्फ बहुत टैलेंटेड था, बल्कि सबसे ज़रूरी बात, वह बहुत जेंटल भी था। नहीं तो वह जिया वेई वेई और ले जुवान इन 2 बोझों के साथ क्यों रहता और उन्हें सामान उठाने में भी मदद क्यों करता। हालांकि इस समय वान हाओ ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह इंसान ज़ुकियानकिन है, एक औरत? जिया वेई वेई और ले जुवान थोड़े हैरान हुए, फिर उन्होंने अपना छोटा सा सिर हिलाया। वान हाओ ने राहत की सांस ली। उसके लिए चाहे विरोधी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब तक वह एक औरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक मुस्कान हल न कर सके। हु वान हाओ ने एक गहरी सांस ली, उसके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर उठे और उसने औरतों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी चाल चली, वाइवम जैसी मुस्कान। धड़ से एक भारी चीज जमीन पर गिरी, पेड़ से एक काली सी आकृति गिरी, और उसी समय दुनिया शांत हो गई। चाहे वहां मौजूद औरतें हों या लाइव स्ट्रीम देख रही औरतें, उनके दिमाग में वह बुरी, अजीब सी बुरी मुस्कान भर गई थी, जो ऐसी छपी थी जैसे कभी मिटी न सके। और जो औरतें अक्सर नाइट क्लब जाती थीं, उन सभी को लगा कि ये दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान है, जिससे उन्हें इस बुरे हाई स्कूल स्टूडेंट से तुरंत प्यार हो गया। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इस हाई स्कूल के लड़के के साथ सोना ही था। एक पल बाद दुनिया नॉर्मल हो गई, लेकिन वह तुरंत भड़क गई। क्या तुमने वह देखा? वो वान हाओ है, बदमाशों में भी बदमाश, उसकी मुस्कान ही सब कुछ कह देती है। नामुमकिन, वो कोई वहम होगा, वान हाओ ओप्पा इतनी बुरी मुस्कान कैसे दे सकता है? सब बहनों, जाग जाओ। वान हाओ पक्का वो नहीं है जो तुम देख रही हो, वो बदमाश और जानवर का मिला जुला रूप है। मैं त्यानयान बार की बॉस लेडी हूँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। जो भी इसे मेरे पास लाएगा, मैं उसे 10 मिलियन दूंगी। ओह माय, तुम 10 मिलियन में ऐसे जवान लड़के के साथ सोना चाहती हो? क्या तुम अभी भी सपना देख रही हो? दादी, ब्लैक गन सोसाइटी की बड़ी बहन वान हाओ के साथ सोने के लिए 100 मिलियन का ऑफर देती है। जब तक ये जवान लड़का मेरी ब्लैक ब्राइट सोसाइटी में आएगा, वह बॉस रहेगा और मैं उसकी औरत रहूंगी, घर पर रहकर बच्चों को पालूंगी। तुम बिजी लोग सब 10,000 कट वाली स्लट हो, और तुम अभी भी वान हाओ के साथ सोना चाहती हो। मैं सिर्फ 100 के साथ सोई हूँ। अगर वान हाओ आ गया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। क्या बकवास है, ये सब गैंग की बड़ी बहनें बाहर क्यों आ रही हैं? वान हाओ अब खत्म हो गया है, ये औरतें उसे पक्का सूखा देंगी। मरना भी लोगों की सेवा करना है, लेकिन वान हाओ के लिए यह आसान है, एक औरत के पेट पर मरना। वान हाओ की मुस्कान की वजह से उसकी पब्लिक इमेज धीरे धीरे गिरने लगी, उसके फैन क्लब में अलग अलग आवाज़ें आने लगी, और 11th हाई स्कूल के लड़के भी बाहर आ गए और उन खोए हुए छोटे बच्चों को वापस लौटने की सलाह देने लगे। सुम्यू ने वीडियो में वान हाओ को देखा, उसकी भौहें तुरंत तन गईं।
उस मुस्कान से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई मेंटल अटैक आया हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर पाना सच में अनसुना था। इस बच्चे ने ये कैसे किया? क्या कोई इस बच्चे को चुपके से सिखा रहा है? या तियान यी वापस आ गया है? सू म्यू बुदबुदाया। सू म्यू ने अपना सिर हिलाया और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। वांग हाओ ने ये बातें कैसे भी सीखी, अब ये ज़रूरी नहीं थी। उसे कभी ऐसा इंसान नहीं लगा जिसे दूसरों के राज जानना पसंद हो। अब उसे वांग हाओ को जल्द से जल्द बड़ा होने में मदद करनी थी, वरना एक बार जब उन लोगों को वांग हाओ के बारे में पता चल गया तो वे पक्का नहीं चाहेंगे कि वह बड़ा हो। डिंग डोंग, होस्ट को एक बुरे आदमी के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक बदमाश के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। 0.10 पॉइंट्स पाकर डिंग डोंग, होस्ट को बधाई। कुल 350,000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। कितने? वांग हाओ वहीं ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसने सुना हो कि उसे कुल 3,50,000 पॉइंट्स मिले हैं। ये 10 पॉइंट्स से जमा हुआ था और यह असल में 3,50,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। सिस्टम प्रॉम्प्ट: कुल 35,000 लोग होस्ट से नफरत करते हैं और मानते हैं कि होस्ट अच्छा इंसान नहीं है। वांग हाओ ने आसमान की तरफ देखा। खैर, करोड़ों लोगों वाली धरती जैसे ग्रह के लिए 35,000 लोग सच में कुछ भी नहीं थे। हालांकि यह एहसास सच में टीएम जबरदस्त था। सिर्फ एक वाई स्माइल से इतने पॉइंट मिल सकते हैं। ये साफ है कि मेरी रेप्यूटेशन दुनिया भर में फैल गई है। वांग हाओ को थोड़ा दुख हुआ। उसे भविष्य में बाहर जाते समय मास्क पहनना होगा। उम्मीद है लोग उस पर सड़े अंडे नहीं फेंकेंगे। इस समय जिया वेईवेई और ले जुबान ने चुपके से 2 कदम पीछे हटकर वांग हाओ से दूरी बनाए रखी। वह शैतानी स्माइल निश्चित रूप से उनके लिए पूरी जिंदगी यादगार रहेगी। खासकर जिया वेईवेई, ये तीसरी बार था जब उसने ये शैतानी स्माइल देखी थी। उसे याद आया कि पिछली 2 बार इसे देखने के बाद वह आधी रात को इस मुस्कान से चौंक कर जाग जाती थी। वांग हाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि दोनों लड़कियां क्या सोच रही हैं। बड़ी तलवार पकड़े हुए वह जू क़ियानकिन के पास गया, जो अचानक उसके सामने आ गई थी। ठंडी, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, खासकर दम घोंटने वाली ठंडी नज़र, जिसे छूते ही ऐसा लग रहा था कि यह तुम्हें जमा देगी। अचानक वांग हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिना सोचे समझे उसने दोनों पैरों से जमीन पर लात मारी। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ा और उसी समय उसने अपने हाथ में लेवल 2 का खंजर फेंका और जोर से जू क़ियानकिन की जांघ में घोंप दिया। जू क़ियानकिन दर्द से चिल्लाए। उसी समय वांग हाओ के हाथ में बड़ी तलवार भी तेजी से घूमी, जिससे जू क़ियानकिन के शरीर पर कई घाव हो गए, जिससे वह तुरंत अपनी लड़ने की ताकत खो बैठी। बड़े बुरे आदमी, तुम क्या कर रहे हो? जिया वेईवेई वांग हाओ को डांटने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसके शरीर की ताकत अचानक गायब हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। वेईवेई, लेजुवान चौंक गई और तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद वह भी गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमने एंटीडोट नहीं लिया? जिया वेईवेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली, कोई ताकत नहीं लगा पा रही थी। वांग हाओ जू क़ियानकिन के पास वापस आए, उस पर बड़ी तलवार तान दी और ठंडे स्वर में कहा, तुम हार गई हो। एंटीडोट दे दो। एंटीडोट? जिया वेईवेई ने जू क़ियानकिन को हैरानी से देखा। ये थोड़ा उल्टा लग रहा था, है ना? क्या उन्होंने ही जहर का इस्तेमाल नहीं किया था? तुम एक डार्क स्पिरिट बॉडी हो। लेजुवान ने जू क़ियानकिन की भौहों के बीच एक छोटे काले तारे को घूरा। यह एक डार्क स्पिरिट बॉडी का खास निशान था। कोई हैरानी नहीं कि वांग हाओ ने अचानक जू क़ियानकिन को कई बार चाकू मारा। वह एक डार्क स्पिरिट बॉडी है। जिया वेईवेई चिल्लाए। एक डार्क स्पिरिट बॉडी एक खास शरीर होता है जो सभी जहरों से इम्यून होता है और दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों को खाता है, जिससे टॉक्सिन उनकी भौहों के बीच छोटे काले तारे में जमा हो जाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वे तुरंत जहरीली गैस छोड़ सकते हैं। साथ ही ये टॉक्सिन उनके शरीर के सेल्स को सस्पेंडेड एनिमेशन की हालत में भी डाल सकते हैं, जिससे लोगों के लिए यह पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि वे मरे हुए हैं या जिंदा। यहाँ तक कि सेंस भी उनके अंदर होने वाले बदलावों का पता नहीं लगा सकते। इसलिए लोग कहते हैं कि जब कोई डार्क स्पिरिट बॉडी एक हाई लेवल इनविजिबिलिटी क्लोक पहनती है तो वे जन्मजात हत्यारे होते हैं। जब तक वे चाहें, दुनिया में कोई भी उनके शिकार से बच नहीं सकता। जू क़ियानकिन खांसते हुए बोली, खांसी, क्योंकि तुम मेरी डार्क स्पिरिट बॉडी के बारे में जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है। जिया वेईवेई ने गुस्से से जू क़ियानकिन को घूरा, तुम्हारे पास कोई एंटीडोट नहीं है तो तुमने जहर क्यों इस्तेमाल किया? वेईवेई, शांत हो जाओ, लेजुवान ने सलाह दी। अगर जू क़ियानकिन सच में हमें मारना चाहती तो हम अब तक मर चुके होते। यह जहर जानलेवा नहीं है, इसने बस हमारी हिलने डुलने की ताकत खत्म कर दी है। तुम्हारे बाकी 2 साथियों का क्या? वांग हाओ ने जू क़ियानकिन को देखा और हैरानी से पूछा। जू क़ियानकिन ने कुछ उदास होकर कहा, उन्हें जुओ चाओ ने हरा दिया था।
मैं सिर्फ अपनी डार्क स्पिरिट बॉडी के छिपे हुए नेचर और लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक पर भरोसा करके बच पाए। वांग हाओ ने एक भान उठाए। यह जुओ चाओ जो मेच के साथ खेलता है काफी खतरनाक लगता है। अचानक वांग हाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक। अभी अभी जू कियानकिन ने कहा कि वह लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक पर भरोसा करके बच निकली। शावान आइलैंड। डॉक्टर फिर से वांग हाओ के सामने आए, परेशान लग रहे थे। स्टूडेंट वांग हाओ, हम समझ सकते हैं कि आपने क्यों कहा कि आपके साथी को डिटॉक्स किया जा सकता है और उसे खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट जू कियानकिन आपकी दुश्मन है। हम उसे इलाज के लिए वापस क्यों नहीं ले जा सकते? लीड डॉक्टर का चेहरा उदास था, उन्होंने सच में ऐसा बेतुका इंसान कभी नहीं देखा था। वह खत्म हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी उसकी ज़रूरत है। वांग हाओ ने डॉक्टरों की तरफ आंखें घुमाईं, फिर आगे बढ़ा, बिना कुछ कहे जू कियानकिन को उठाया और छोटी लकड़ी की झोपड़ी में घुसने के लिए मुड़ा। थोड़ी देर बाद वांग हाओ फिर से बाहर आया, जिया वेईवेई और ले जुवान को भी अंदर ले गया और फिर लकड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। एक नर्स खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, अब हम क्या करें? लीड डॉक्टर ने बेबसी से आह भरी। वांग हाओ के ज़बरदस्त टैलेंट की तो बात ही छोड़िए, बस एक थर्ड लेवल एपोथेक्री मास्टर के तौर पर उसकी पहचान, क्या वह ऐसा इंसान था जिसे धरती का कोई डॉक्टर नाराज़ कर सकता था? अरे तुम क्या कर रहे हो? रुको, मेरे कपड़े मत उतारो, जू कियानकिन की चीख निकली। ये सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए। धत्तेरे की, ये बदमाश उन्हें जू कियानकिन को ले जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात हमेशा से थी। वह सच में एक जानवर है। ओह हाँ, लकड़ी की झोपड़ी में सिर्फ जू कियानकिन ही नहीं था, जिया वेईवेई और ले जुवान भी अंदर थे। क्या ये जानवर किसी तरह के 4 लोगों के ग्रुप की प्लानिंग कर रहा होगा? हे भगवान, क्या ये सच में कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट करेगा? गाह गाह, यह अब मेरा है। वांग हाओ की जोरदार हंसी गूंजी। तुम बेशर्म हो। जू कियानकिन की गुस्से वाली आवाज़ आए। मैं अब और नहीं रुक सकती, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक जोशीला जवान पुरुष डॉक्टर जू कियानकिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन दूसरे बड़े डॉक्टरों ने जल्दी से उस जोशीले जवान आदमी को रोक लिया। एक थर्ड लेवल एपोथेक्री मास्टर ऐसा नहीं था जिसे वे उकसा सकें, खासकर इतने जवान थर्ड लेवल एपोथेक्री मास्टर को। लकड़ी की झोपड़ी के अंदर वांग हाओ ने खुशी खुशी जू कियानकिन का लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक पहना और फिर अपना ओरिजिनल लेवल 1 इनविजिबिलिटी क्लोक जू कियानकिन को फेंक दिया। इसे एक एक्सचेंज कहा। इस पर जू कियानकिन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम बेशर्म हो। एक लेवल 1 इनविजिबिलिटी क्लोक की कीमत लगभग 500 मिलियन है, जो मार्शल अप्रेंटिस लेवल पर मार्शल आर्टिस्ट को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन यह वांग हाओ जैसी सोच वाले किसी के खिलाफ बहुत असरदार नहीं होगा। लेकिन एक लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक की कीमत 1.5 बिलियन है, जो लेवल 1 की कीमत से 3 गुना ज़्यादा है, और यह मार्शल मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स को भी बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन वांग हाओ ने असल में उसका लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक छीन लिया और उसे लेवल 1 वाला दे दिया। सिर्फ एक सच्चा बेशर्म इंसान ही ऐसा करेगा। तुम कहती हो कि मैं बेशर्म हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा बेशर्म हो जाऊंगा। वांग हाओ ने एक भान उठाए और लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी एक सिरिंज निकाली। अगर वह जू कियानकिन से नहीं मिला होता तो वह आखिरी बड़ी हाथापाई से निपटने के लिए डार्क पोशन का इस्तेमाल करता। लेकिन जू कियानकिन से मिलने के बाद, जिसके पास एक डार्क स्पिरिट बॉडी थी, सब कुछ बदल गया। डार्क स्पिरिट बॉडी की यादों के अनुसार उसका खून हेवन ब्यूरिंग पोशन का मुख्य इंग्रेडिएंट था। हेवन ब्यूरिंग पोशन का एक अजीब असर होता है, एक बार खुलने पर यह एक धुंध बनाता है जो हवा के साथ बहती है। ये जहां भी गुजरता है, चाहे इंसान हो या याओ बीस्ट, सभी तुरंत अपनी लड़ने की क्षमता खो देंगे। और इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा है, ये बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से 10 पृथ्वी को कवर कर सकता है। हेवन ब्यूरिंग पोशन फॉर्मूला के बारे में वांग हाओ ने कहा कि यह उनकी याद में नहीं था, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बताया कि हेवन ब्यूरिंग पोशन के कमज़ोर वर्जन के लिए एक्सचेंज प्राइस 50,000 पॉइंट्स था, जो थर्ड लेवल पोशन कैटेगरी का था। हेवन ब्यूरिंग पोशन की पावर का कमज़ोर वर्जन इस शावान आइलैंड को कवर करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा था। वांग हाओ के लिए, जिसने अभी अभी 350,000 पॉइंट्स बनाए थे, 50,000 पॉइंट्स कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए उसने सीधे इसके लिए एक्सचेंज कर लिया। लेजुवान ने जिया वेईवेई को खींचते हुए उत्सुकता से पूछा, ये सिरिंज कहाँ से आए? जिया वेईवेई ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसे भी नहीं पता। ये बहुत मोटा है। जू कियानकिन की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं, वह उस तेज मोटी सुई को डर से घूर रही थी। वांग हाओ ने एक भान उठाए, अगर यह काफ़ी मोटा नहीं हुआ तो मुझे डर है कि तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे खून से डर लगता है। जू कियानकिन ने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि वह चीख पड़ी, फिर उसके हाथ में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। इस समय पूरा इंटरनेट गूंज रहा था, सभी नागरिक वांग हाओ के बेशर्म व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे थे। ये खत्म हो गया, मेरी देवी कियानकिन को वह बदमाश वांग हाओ ले गया है।
देवी वेईवेई और देवी ले जुबान दोनों चली गईं। भाइयों, चलो आशावादी बनने की कोशिश करते हैं। शायद यह वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। आखिरकार कंपटीशन अभी भी जारी है। आशावादी मेरी गांड, क्या तुमने ज़ुकियानकिन को चिल्लाते हुए नहीं सुना कि वह अपने कपड़े न उतारे? हाँ, क्या तुमने देवी कियानकिन को वांग हाओ को बेशर्म कहते हुए नहीं सुना? और हाँ, देवी कियानकिन ने कहा, इतना मोटा तो ज़रूर उस बेशर्म जानवर वांग हाओ ने अपनी पैंट उतारी और अपनी बुराई की जड़ दिखा दी। इससे भी ज़्यादा नफरत वाली बात यह है कि उस जानवर वांग हाओ ने मेरी देवी की बेइज्जती भी की, ये कहते हुए कि अगर यह काफ़ी मोटा नहीं है तो मुझे डर है कि उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। क्या मेरी देवी कियानकिन उस तरह की औरत है? बिल्कुल आखिरी पल तक मेरी देवी कियानकिन नहीं कहती रहीं, लेकिन वह फिर भी जानवर वांग हाओ की ज़बरदस्त एंट्री का विरोध नहीं कर सकी। अब कोई हलचल नहीं है तो मेरी देवी ज़रूर बेहोश हो गई होंगी। वाह, मेरी देवी कियानकिन! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसी समय दुनिया भर के पुलिस स्टेशनों को गुस्साए लोगों के कॉल आए, सभी वांग हाओ पर आरोप लगाने आए, यहाँ तक कि सबूत के तौर पर वीडियो भी दिए। इससे अलग अलग पुलिस स्टेशनों के चीफ्स को तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। सब लोग प्लीज़ अपने विचार शेयर करें। धरती पुलिस हेडक्वार्टर के डायरेक्टर ने कहा कि योंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, सबसे पहले बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि वांग हाओ काओशुन को अंकल गाओ कहता था, जिससे पता चलता था कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। और काओशुन कौन था? काओशुन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का सीईओ। काओशुन के पीछे गाओ फैमिली कितनी ताकतवर थी ये तो छोड़ ही दो। बस काओशुन खुद एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ पैर पटकने से धरती पर 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप ला सकता था। वरना जब उसकी बेटी की शादी हुई तो धरती के सभी बड़े लोगों को इतनी चिंता नहीं हुई होती। ऐसे बुरे आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, मौत, एक नेक पुलिस ऑफिसर ने ठंडे स्वर में कहा। हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए। हमें पहले विक्टिम से कांटेक्ट करके उसकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना होगा, एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर ने कहा। सब लोग साफ सोचो। सबने वांग हाओ का टैलेंट देखा है, उसे छूना आसान नहीं होगा। इंटरस्टेलर फेडरेशन कानून की जगह है, ऐसे बिगड़े हुए लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक इसलिए क्योंकि उसका टैलेंट पावरफुल है, हम उसे माफ़ नहीं कर सकते, वरना वह भविष्य में इंटरस्टेलर फेडरेशन का कैंसर बन जाएगा। बिल्कुल, उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पुलिस चीफ के अपने नतीजे बताने के बाद के योंग डायरेक्टर जनरल के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, वांग हाओ काओशुन को अंकल गाओ कहता है। गाओ डैमेई की शादी में काओशुन किसी और के साथ नहीं गया था, उसने अभी अभी वांग हाओ के साथ शराब पी है। डायरेक्टर जनरल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह खड़े हुए, एक लाइन बोली कि योंग मेरे साथ आओ। बाकी सब मीटिंग खत्म। फिर सबके रिएक्शन का इंतजार किए बिना वह बाहर भागे। उन्हें काओशुन को ढूंढना था और पूछना था कि यह वांग हाओ असल में कौन था।